दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ललित सिंह है और पिछले 17 साल से मैं इस फिटनेस फील्ड में काम कर रहा हूँ। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं मिशन फिट इंडिया, मैं 6 दिन अपने लिए काम करता हूँ और 1 दिन करता हूँ लोगों के लिए, ताकि सारे लोगों को, जितने भी लोग फिटनेस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने जिसने भी जिम स्टार्ट किया है तो मन में कोई ना कोई टारगेट हर किसी के रहा होगा। और फिटनेस में जब आदमी जिम ज्वाइन करता है तो उसका फिटनेस के अंदर कोई ना कोई टारगेट ज़रूर होता है। कोई आदमी ओवरवेट है, उसका टारगेट ये हो सकता है कि यार मेरा सिर्फ पेट कम हो जाए बस। कई लोग मेरे से कहते हैं कि सर मुझे सिर्फ पेट कम करना है यार, बॉडी मुझे नहीं बनानी। कई लोग कहते हैं सर मुझे सिर्फ बाइसेप्स का क्रेज यार, बाइसेप्स बनाना बड़ा तगड़ा। कई लोगों को शोल्डर का रहता है, कईयों को चेस्ट का। ओवरऑल बॉडी बनाने वाले होते हैं कई लोग कहते हैं, कई लोग ज़रूर से ज़्यादा पतले होते हैं, वो कहते हैं सर कुछ भी खा लेता हूँ बॉडी में लगता नहीं है। तो उनको ये लगता है कि यार उनको थोड़ी सी बॉडी बन जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मतलब आप लोगों ने जब जिम स्टार्ट किया या कोई भी जब जिम स्टार्ट करता है तो उसके मन में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर होता है, उसको पूरा करने के लिए फिर वो काम करता है। लेकिन उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जब आप यही नहीं कोई भी काम करते हैं, आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग जब तक नहीं होगी तब तक आप उस काम को कभी भी नहीं कर पाएंगे। जब नए साल पे खास तौर पे जब न्यू ईयर आता है तो ज़्यादातर लोग फिटनेस का रेजोल्यूशन लेते हैं, यार 1 तारीख से जिम ज्वाइन करूँगा। तो वहाँ पे एक फिटनेस का ना जो एक रिसर्च हुई, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। फिटनेस में ये रिसर्च हुई कि अगर 1 महीने के अंदर यानी कि नए साल पे अगर 100 लोग जिम ज्वाइन करते हैं तो उनमें से जो 40% जो लोग होते हैं वो पहला महीना ख़त्म होते होते जिम छोड़ देते हैं। होता नहीं होता ऐसा? उनमें से 30% लोग ऐसे होते हैं जो 3 महीने खत्म होते होते जिम छोड़ देते हैं, और उनमें से 20% लोग ऐसे होते हैं जो 6 महीने खत्म होते जिम छोड़ देते हैं। यानी उस रिसर्च में ये बात सामने आई कि अगर 100 लोग 1 साल में अगर पहले महीने में जिम ज्वाइन करते हैं तो साल एंड होते होते मुश्किल से 2 से 5 लोग जो होते हैं जो 1 साल तक अपने आप को रिटेन कर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है इसका क्या कारण होगा? इसका कारण होता है बेनिफिट ना होना। आप खुद सोचो, अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो और आपको उसमें फ़ायदा हो रहा है तो आप उस काम को छोड़ोगे? कभी नहीं छोड़ोगे। तो यही एक सबसे बड़ा काम होता है। और रही सही कसर जो होता है वो दोस्त पूरी कर देते हैं। जैसे कोई आदमी मोटा है होता नहीं होता ऐसा? कोई आदमी मोटा है तो 3 महीने कर रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो दोस्त कहता है भाई यार जिम कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्या के लिए कर रहा है, इसे तो घर में बैठ, बोलते हैं कई लोग। तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन मेरा मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि अगर आप एक सही प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि मुझे इस मिशन के साथ काम करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं छोटे जिम से लेके बहुत जो बड़े जिम है, जो नामी जिम है, वहाँ भी मैंने विजिट करी है। तो वहाँ भी मैंने देखा कुछ ऐसे ट्रेनर्स भी काम कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कुछ लड़के, जैसे आप में से कई लोग जब पहली बार जिम जाते हैं, इस जिम की बात नहीं कर रहा, किसी भी जिम में जब जाते हैं, अगर कोई आपके सामने कोई अच्छी बॉडी वाला लड़का एक्सरसाइज कर रहा है तो आप उससे क्या हो जाते हैं? इंप्रेस हो जाते हैं। इंप्रेस मतलब कि आपको लगता है यार मेरे को भी ऐसी बॉडी बनानी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी बॉडी वाला लड़का अच्छा कोच भी होगा, कोई गारंटी नहीं है। कभी भी बॉडी देख के इंप्रेस मत हुआ करो। जो एक अच्छा कोच होता है वो पहचाना जाता है अपनी नॉलेज से। ये बिल्कुल वैसे ही होता है। एक ट्रेनर का जिम के अंदर वही रोल होता है जो एक क्रिकेट मैच के अंदर अंपायर का होता है। जैसे अपने अंपायर को देखा होगा, उसे भले ही बॉलिंग ना आती हो, उसे फील्डिंग भले ही ना आती हो, बैट पकड़ना भले ही ना आता हो, लेकिन उसके पास एक प्रॉपर नॉलेज होती है जिससे वो पूरे मैच को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो फिटनेस के अंदर आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेकिन फिटनेस को अचीव करने का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ एक होता है। पहला ई, डी और एच। ई का मतलब होता है एक्सरसाइज, डी का मतलब होता है डाइट और एच का मतलब होता है हैबिट्स। लेकिन इसको ज़्यादातर लोग इग्नोर कर जाते हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण होता है कि आदमी को लगता है यार मैं 1 साल जिम कर रहा हूँ लेकिन मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो सोच के मैंने जिम को स्टार्ट किया था। काफ़ी सारे लड़कों को ये लगता है कि यार 3 महीने हो गए लेकिन कमर 1 इंच भी कम नहीं हुई। बहुत सारे लोगों के अलग अलग रीज़न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज पे तो फोकस करते हैं, डाइट पे भी वो फोकस करते हैं, लेकिन हैबिट्स को वो भूल जाते हैं, या तो उनको पता नहीं होता या वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो आज मैं इसी के ऊपर आपसे बात करूंगा। एक्सरसाइज और डाइट ये आपके टारगेट के हिसाब से वेरी करता है। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों की बॉडी बहुत बल्की होती है, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग होता है, लेकिन कईयों की बहुत लीन बॉडी होती है, जैसे मॉडल होते हैं। आपने देखा उनकी लीन बॉडी होती है लेकिन मेहनत तो दोनों करते हैं। जो लीन बॉडी वाला होता है वो भी करता है और एक हैवी बॉडी वाला भी मेहनत करता है। तो फर्क कहाँ होता है? उनकी डाइट में और एक्सरसाइज में, लेकिन हैबिट्स सबकी सेम होती हैं। तो उन हैबिट्स के बारे में आपसे बात करूंगा कि हैबिट्स, देखो हमारा जो शरीर है वो 2 चीज़ों से चलता है, एक आपका खाना और एक आपका पानी। इन 2 चीज़ों से हमारा शरीर चलता है। खाने में सब कुछ आ गया, और पानी तो हमारी बॉडी में, हम सबने 3री या 4थी क्लास में पढ़ा है कि हमारी बॉडी में 70% पानी होता है। बस यहीं पे हम लोग गलती कर जाते हैं, इस 70% में ध्यान देना हम भूल जाते हैं। कैसे?
देखिए हमारी बॉडी के हिसाब से, जैसे हर चीज़ हमें अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए होता है। देखो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी आपको बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए होता है। आपको जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी आपको बॉडी के हिसाब से चाहिए होता है। ऐसे ही आपका पानी होता है, ये भी आपको बॉडी के हिसाब से चाहिए होता है। इसमें सिर्फ 3 रूल होते हैं। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी इंसान ये 3 रूल को अगर फॉलो करता है तो 70% वो अपनी फिटनेस को वैसे अचीव कर लेगा, इन दोनों को अलावा। यानी कि एक्सरसाइज भी वो नॉर्मल अगर करता है, डाइट भी वो नॉर्मल रखता है, जो घर का हम खाना खाते हैं वही, लेकिन सिर्फ वाटर हैबिट अगर वो फॉलो करता है तो 70% वो अपनी फिटनेस को वैसे अचीव कर लेगा। सबसे पहली चीज़, जो पानी आपको पीना है वो आपको पीना अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि किसी इंसान का वेट अगर 70 किलो है तो 70 किलो के आदमी को कितना पानी पीना होगा? कोई इंसान 50। आपको खुद पता चलेगा कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं। अगर इसे 10 से डिवाइड करें और 2 में से लेस कर दें तो आ जाएगा 5। यानी कि अगर किसी इंसान का वेट 70 किलो है तो उस इंसान को 5 लीटर पानी एक दिन में पीना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप पहली रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं कर रहे तो आप एक्सरसाइज और डाइट में कितना भी फोकस कर लो, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। और पानी की दूसरी हैबिट, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं सुबह तो आपको कम से कम 4 गिलास गर्म पानी पीना है। बहुत सारे लोगों को लगेगा 4 गिलास तो बहुत ज़्यादा है। हाँ ज़्यादा है भाई, बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन आपको आधे गिलास से शुरू कर लो आप भले ही। मैंने भी 1 गिलास से शुरू किया था, लेकिन आज मैं 4 गिलास बड़े आराम से पी लेता हूँ। 4 गिलास आपकी कैप लिमिट होगी, 4 गिलास से आपको आगे नहीं जाना। तो सुबह सुबह उठ के आपको गर्म पानी पीना है। ये पानी की दूसरी हैबिट्स है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह तैयार हो जाते हैं आगे आने वाली एक्टिविटीज़ के लिए। इसके अलावा पानी की जो सबसे तीसरी और इंपॉर्टेंट हैबिट है, जब भी आप खाना खाते हैं, चाहे वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे डिनर हो, कभी भी आपको खाना खाने के बीच में, बाद में और एकदम पहले कभी भी पानी नहीं पीना। तो पीना कब है? खाना खाने से कम 40 मिनट पहले। यानी कि अगर आप 1 बजे लंच करते हैं तो आपको 12:15 से लेकर 12:20 के आसपास पानी पी लेना है। और ये पानी आपको इंटेंशनली पीना है। इंटेंशनली मतलब समझते हैं आप सब लोग, यानी कि जानबूझकर, प्यास लगे हो या ना लगी हो। और खाना खाने के बीच में बिल्कुल नहीं पीना, और खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना। सिर्फ पानी की 3 हैबिट्स मैंने आपको बताई। अगर आप में से 3 हैबिट्स कोई है जो तीनों को फॉलो करता हो, मतलब एक दिन में अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी भी पीता हो, मॉर्निंग में सुबह उठ के 4 गिलास पानी भी पीता हो, और खाना खाने के बीच में, खाना खाने के एकदम पहले और खाना खाने के बाद पानी ना पीता हो, है कोई ऐसा? ये फॉर्मूला जो आपने ड्राइव किया है ये पानी के लिए, ये -2 क्या सोचते हैं? -2 मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी का वेट 70 किलो है, क्योंकि हर किसी का बॉडी वेट अलग अलग होता है ना। जैसे प्रोटीन होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, घर आता है, सो जाता है, उसको चाहिए होती है 0.8 ग्राम, मतलब जितना उसका बॉडी वेट है। जैसे मैंने 70 का एग्जाम्पल लिया, 70 किलो इंटू 0.8 से आप गुणा करेंगे, जितना आएगा उतने ग्राम उसे प्रोटीन चाहिए। लेकिन आप जैसे एक नॉर्मल वर्कआउट करते हैं तो ये 0.8 की जगह ये 1 हो जाएगा। अगर आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो ये डबल हो जाएगा। अगर आप इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग करते हैं तो ये ट्रिपल हो जाएगा। यानी कि जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी वेट के हिसाब से होती है। वही मैंने बताया था कि जिस आदमी का जितना बॉडी वेट है उसको 10 से डिवाइड करो और जितना है उसे 2 लेस कर दो, यानी कि उस आदमी को उतना पानी पीना रोज है। 3 हैबिट बताई। इसके अलावा पानी की कुछ हैबिट्स और हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक तो ठंडा पानी कभी ना पिए, फ्रिज का पानी, बर्फ़ डाला हुआ पानी। पानी कभी भी खड़े होकर ना पिए, हमेशा बैठ कर पिए। खड़े होकर पानी पीने के, देखो खड़े होकर पानी पीने से क्या होता है, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम खाना पीना या सोना, देखो आयुर्वेद में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो एकदम शांत होकर खाना खाना चाहिए, यानी रिलैक्स होकर खाना चाहिए। तो ऐसे जब हम पानी पीते हैं, जब हम खड़े, अभी मैं खड़ा हूँ तो मेरी पूरी बॉडी टेंशन में है इस वक्त, तो कभी भी जब आपकी बॉडी टेंशन में हो तो उस टाइम ना तो आपको खाना खाना है ना पानी पीना। ये पानी है खाने पे भी लागू होगी ये बात। कभी भी खड़े होकर खाना ना खाएं, हमेशा आलती पालती मार के बैठ के खाना खाएं, उससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। देखो एक बात अपनी गांठ बांध लो, आप कुछ भी खा लो, कितना भी प्रोटीन ले लो बॉडी बनाने के लिए, कितनी भी डाइट अच्छी कर लो, जाना कहाँ, जाना तो इसी पेट में भाई। जब ये पेट ही ठीक नहीं है, कुछ भी खा लो, मशीन ही ठीक नहीं है, आप जो मर्जी खाओगे वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। यही तो सबसे बड़ा कारण है कि आदमी कहता है खाता पीता तो हूँ लेकिन बॉडी में नहीं लगता। मेरे पास अगर एक महीने में 100 लड़के आते हैं तो 70 लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि यार खाता तो हूँ लेकिन बॉडी में लगता नहीं है। और कई इसके उल्टे भी मिलते हैं जो कहते हैं सर मतलब कुछ भी खाऊं बॉडी को लग जाता है, पानी भी पीता हूँ बॉडी को लग जाता है। तो ये सारा जो डिपेंड करता है आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, आपका मेटाबॉलिज्म कितना स्ट्रांग है।
किसको? यही तो हैबिट बताई ना 3। मैंने आपको क्या बोला, देखो एक्सरसाइज और डाइट ये तो आपके टारगेट के हिसाब से बदल जाती है। देखो अगर किसी को वेट लूज़ करना है, अगर मेरे पास कोई लड़का आता है वो कहता है सर मुझे वेट लूज़ करना है, तो मुझे 30% आपका वेट ट्रेनिंग कराऊंगा, 70% कार्डियो कराऊंगा, फंक्शनल ट्रेनिंग कराऊंगा और कार्डियो एक्सरसाइज कराऊंगा। लेकिन अगर कोई मेरे पास आता है यार सर मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे कंपटीशन खेलना है, तो उसकी ट्रेनिंग अलग होगी, लेकिन हैबिट सेम होगी। ये एक सेट मारेंगे पानी पिएंगे, एक सेट मारेंगे पानी पिएंगे, बहुत ही गलत आदत है। कम से कम 15 मिनट के बाद आप 100 ml पानी पी सकते हैं। हाँ, और अगर पानी की बात करें, पानी पीने का जो एग्जैक्ट साइंटिफिक फार्मूला, क्योंकि यहाँ मैं साइंटिफिक लॉजिक पे बात करूँगा आपसे कि लॉजिक क्या होता है। ज़्यादा लॉजिक पे काम नहीं करते, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे काम करते हैं। सुनी सुनाई बातों मतलब जैसे मेरे पास कई आते हैं, भाई ये आप क्यों कर रहे हो? सर मेरे चाचा ने बताया था। किसे बोलो? सर मेरे भैया ना वो जिम जाते हैं, उन्होंने बताया था। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके भैया फिटनेस एक्सपर्ट हैं? क्या आपके चाचा फिटनेस एक्सपर्ट हैं? भाई आपको अगर मैथ्स का कोई सवाल पूछना है तो किसके पास जाते हो? अब हिंदी के टीचर के पास। सिंपल। भाई आपको जो पूछना है उसके एक्सपर्ट के पास जाओ ना आप। एक डॉक्टर कितना भी क्वालिफाइड हो, वो बाइक का पंक्चर नहीं लगा पाएगा। तो सिंपल। प्रोटीन होता है ना, देखो प्रोटीन 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, जब मैं आपको साइंटिफिक बताऊंगा, जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर जब डाइजेस्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। और हाँ, और जब आप प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन कन्वर्ट होता है आपके अमीनो एसिड्स के अंदर। और आपकी बॉडी को जो है वो टोटल 22 तरह के अमीनो एसिड चाहिए होते हैं कंप्लीट ग्रोथ के लिए। इनमें से जो 13 होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं, मतलब ये बॉडी अपने आप बना लेती है जो नॉर्मली होती है, और 9 इनमें से एसेंशियल होते हैं। अब वो एसेंशियल कौन से होते हैं? एक आइसोल्यूसिन होता है, ल्यूसिन, वेलिन, हिस्टिडीन, फेनाइलएलेनिन, इसके अलावा ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, बहुत सारे, मतलब 9 करीब ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। बस बॉडी बिल्डिंग का सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आपको बॉडी बनानी है, ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड अगर आपने पूरे कर लिए तो आपकी बॉडी बनने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हैबिट को फॉलो करते हुए, ये ध्यान रखना। अगर हैबिट आपने फॉलो नहीं करी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एक्सरसाइज कितनी कर लो, डाइट कितनी अच्छी रख लो, अगर आपकी हैबिट नहीं है सही, तो इन दोनों में से किसी का आपको फायदा नहीं होगा। वाटर, मैंने आपको क्या बोला, आपका शरीर किसने चलना है? खाने से, एक पानी से। पानी की मैंने हैबिट बता दी। खाने के सिर्फ 3 हैबिट्स हैं। खाने को हमेशा बैठ कर खाओ, खाने को हमेशा चबा चबा कर खाओ, और जब भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, उस टाइम खाना मत खाओ। यहाँ पे उल्टा होता है, जब आदमी टेंशन होता है ना, स्ट्रेस में होता है, ज़्यादा खाता है पिज्जा बर्गर। भाई बॉडी बिल्डर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ना बहुत सारे स्टेरॉइड्स और बहुत सारे उसमें बोलता हूँ। फिटनेस क्या है? 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। भाई देखो, ये हर किसी में होते हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो 9 तरह के होते हैं। मैं आपको सिस्टमेटिक बताता हूँ। एक आइसोल्यूसिन होता है, ल्यूसिन, वेलिन, हिस्टिडीन, 4 ट्रिप्टोफैन। जैसे आप ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन दूध में बहुत होता है। एक लाइसिन होता है, वो दालों में बहुत होता है। अब देखो, जैसे कि अब कोई बंदा है वो कम करना है, जैसे कि वेट, हाँ, वो दूध वाला ले नहीं पाएगा, मोस्टली दूध अवॉइड करते हैं लोग। दूध अवॉइड करते हैं? अगर मान लो चलो लैक्टोज इंटॉलरेंट है बंदा, तब मतलब दूध से कोई दिक्कत है? दूध से दिक्कत होती क्यों, पहले ये समझो। देखो, जब भी चाहे पानी हो चाहे खाना हो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, खाने को हमेशा चबा चबा कर खाना है। और पानी को, एक चीज़ मैं बताना बीच में भूल गया, पानी जब भी आप पिएं हमेशा सिप सिप करके पिएं। कभी लोग बॉटल मुंह से लगाते हैं और पूरा पी जाते हैं पानी, तो उससे क्या होता है, पानी का जो प्रेशर होता है वो एकदम स्टमक में एकदम से तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो है, और स्टैंडिंग में कभी पानी नहीं पीना है। तो ये ध्यान रखना, सिप सिप करके पानी पीने से क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक लेवल आपको पीछे ले जाता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर 3 काम ऐसे होते हैं जो राउंड द क्लॉक चलते हैं 24 घंटे। वो 3 काम कौन से होते हैं बॉडी जो करती है? हाँ, सांस लेना हो गया एक। दूसरा नहीं, अब सो जाओगे तो कहाँ लगेगा? जब आप सो जाते हो, मैं 24 घंटे की बात कर रहा हूँ। देखो, 3 चीज़ें होती हैं जो बॉडी के अंदर हमारे हमेशा चलती हैं। एक हमारा दिल का धड़कना, हमारा हार्ट, और एक हमारा लंग्स यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एक हमारी होती है मुंह की लार बनना। लार जो बनती है ना, ये 24 घंटे बनती है। जो लार ग्रंथि है, करोड़ों ग्रंथियाँ होती हैं हमारी बॉडी, ग्लैंड्स होती हैं जहाँ से लार बनती रहती है। और जो हमारी मुँह की लार होती है बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन का मतलब समझते हैं लोग? देखो, हमारी बॉडी के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। हमारी पेट के अंदर हमेशा एसिड बनता रहता है, और एसिड का उल्टा होता है एल्कलाइन।
हिंदी में समझो एसिड का मतलब होता है अम्ल और एल्कलाइन का मतलब क्षारीय। तो जब आप खाना बहुत, आपने कई बार सुना होगा खाने को बहुत चबा चबा कर खाना चाहिए। कारण जितना आप खाने को चबाएंगे आपके जो मुंह की लार होती है वो उसमें मिक्स होती रहेगी और जब वो पेट के अंदर जाएगी तो खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और हमेशा याद रखिए खाना खाना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उस खाने को पचाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाना खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, पच नहीं रहा प्रॉपर उसमें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो ये है उसका मेन कारण। तो खाने और पानी की हैबिट आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है फिटनेस के अंदर। और जो मसल सोर होती है, सोरनेस होती है जो मसल्स में एक्सरसाइज के बाद, उसको कुछ की बॉडी में 2-3 दिन लगते हैं, कुछ के एक दिन बाद ठीक हो जाती है। उसका कारण ये होता है, ये भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड कह रहा हूँ मैं, इनका काम यही होता है मसल को बहुत तेज़ी से रिकवर करना। कई लोग जैसे प्रोटीन कम लेते हैं, भाई दोनों नुकसान करेंगे ना। अगर कोई प्रोटीन कम ले रहा है उसको भी नुकसान होगा। इसको DOMS बोलते हैं, डॉम्स, जो आपने बोला DOMS, जो एक्सरसाइज के बाद जो पेन होता है ना, कईयों को 1 दिन रहता है, कईयों को 3 दिन तक रहता है, कईयों को हफ्ते भर तक भी रहता है। एक तो ये एक चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने ट्रेनिंग किस लेवल की है। कई लोग तो लेग की ट्रेनिंग करते हैं, वो चला ही नहीं जाता उनसे, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि मैं ट्रेनिंग किस लेवल की है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसे बोलते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। तो इसको रिकवर करने का सबसे अच्छा है कि आप प्रोटीन की जो क्वांटिटी है उसके साथ क्वालिटी पे ध्यान दो। कई लोग क्वांटिटी पे तो ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। फ़र्क समझ रहे हैं आप क्वांटिटी और क्वालिटी में? मतलब प्रोटीन तो आपने ले लिया, जैसे मैंने बोला 70 किलो वेट है, 1 ग्राम प्रोटीन आपने ले लिया, 70 ग्राम प्रोटीन ले लिया, लेकिन उसमें क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसमें जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो उसमें कितनी अच्छी क्वांटिटी में। किस फूड से मिलेगा हमें ये 9 के 9? भाई देखो 9 के 9 कई सारी चीज़ों में होते हैं। जब आप घर में रोटी भी खाते हैं उसमें भी होते हैं। जो रोटी होती है ना उसमें मिथायोनिन बहुत अच्छा होता है। जैसे आप हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं ना बहुत समझदार हुआ करते थे, उन्होंने कॉम्बिनेशन ऐसे बना रखे हैं। जैसे दाल के साथ भाती क्यों खाया जाता है, सोचो कभी? हमारे बुजुर्ग बहुत अकलमंद थे भाई, दाल के साथ भाती खाते हैं, दाल के साथ रोटी खाते हैं। अब होता क्या है, जो दाल होती है दाल इसमें एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जिसको बोलते हैं लाइसिन, और जो रोटी होती है इसमें मिथायोनिन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो दाल में मिथायोनिन कम होता है, लाइसिन बहुत होता है। लेकिन जो रोटी होती है गेहूं से बनती है, इसमें मिथायोनिन ज़्यादा होता है, लाइसिन कम होता है। दोनों को मिला के आपने उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर ली। दलिया ये बहुत अच्छा उदाहरण है क्वालिटी को सुधारने का। जो मैं क्वालिटी कह रहा हूँ, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दो कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है वो अच्छी क्वालिटी का जाना चाहिए। जो दूध है उसमें आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वेलिन दोनों हैं, ट्रिप्टोफेन है, और साथ में उसमें गेहूं डल गया तो मिथायोनिन भी आ गया। यानी कि 5 एसेंशियल अमीनो एसिड आपको दलिए से मिल जाते हैं। कई सारी चीज़ आप सुनते तो हैं लेकिन उनके लॉजिक कई बार आपको पता नहीं होते। आपने सोचा, कई बार सुना होगा दलिया खाओ, सुना है कि भाई दलिया खाओ, बॉडी आपने एक्सरसाइज की दलिया, क्योंकि आपको 9 में से 5 मिल गए उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये है मेन लॉजिक। कार्बोहाइड्रेट्स कितना कंज्यूम करना चाहिए? भाई कार्बोहाइड्रेट डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग किस लेवल की कर रहे हो। जैसे एक इंसान को वेट लूज करना है, देखो जैसे ओबेसिटी होती है, मोटापा कई लोगों में होता है। आप किसी आदमी, कोई आदमी मोटा है ये कैसे आप पता लगाओगे? तो आपका सिंपल सा सवाल होगा, यार देख के पता चल जाता है नहीं? ये तो जवाब दोगे आप कि यार देख के पता चल जाता है कौन आदमी मोटा है। लेकिन साइंटिफिकली ऐसा नहीं देखा जाता है। साइंटिफिकली होता है, इसका देखने का तरीका होता है, जिसे बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है आपकी हाइट और वेट में क्या रिलेशन जो है वो कितना अच्छा है। वैसे तो इसकी मशीन आती है, लेकिन मैं आपको एक मैथमेटिकल गणित बताऊंगा जिसके तरफ से हर कोई अपना BMI पता लगा सकता है। BMI मतलब होता है वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। जितना आपका वेट है किलो के अंदर, हाइट में मीटर में उसे कन्वर्ट कीजिए, स्क्वायर कीजिए, डिवाइड कर दिए, BMI आ जाएगा। किसी को पता लगाना है अभी कैलकुलेट हो जाएगा। कितना होना चाहिए BMI? वो मैं बताऊंगा अभी। पहले जो इन्होंने पूछा है वो बताता हूँ। जो BMI होता है उसमें कैसे होता है, अगर ये 18 से कम है, 18.5 सॉरी, अगर किसी का जो मैंने फॉर्मूला बताया उसमें अगर उसका जो आंसर है वो 18.5 से कम आता है तो वो आदमी है अंडरवेट। उसे बहुत सोचने की ज़रूरत है। और अगर 18.5 से लेके ये आता है 24.9 तक, ये आएगा आपका नॉर्मल में।
और 25 से लेके 29.9 में आता है तो ये आएगा आपका ओवरवेट में। और अगर 30 से लेके 34.9 तक आता है तो ये ओवर ओबेसिटी, मोर ओबेसिटी बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। तो ये होता है आपका BMI देखने का लेवल। आप वो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, आपका हाइट वेट जो है वो किलो में कितना है, और डिवाइड करेंगे उसे हाइट को मीटर में कन्वर्ट करके। उसे फॉर्मूला कैसे है, कोई पता लगाना चाहता है? बता देता हूँ अभी। कितना वेट है आपका? 68। ठीक है, और हाइट 5'10", वो कोई नहीं, कन्वर्ट कर लेंगे। 5'10" का मतलब हुआ 1 इंच, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 60 इंच तो ये हो गए, प्लस 5 10 है, 70 इंच हो गए। 70 इंच, और 1 इंच में जो होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। इसको जब मल्टीप्लाई करना भाई, करूँगा मीटर में कन्वर्ट करूँगा, सेंटीमीटर में निकालेंगे उसको। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 70 को 2.54 से मल्टीप्लाई करो कोई मोबाइल में, 177.8। अब क्योंकि इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये जो पॉइंट यहाँ लगा ये यहाँ आ जाएगा। तो आपका जो वेट है 68 को 1.7 से डिवाइड करना भाई, कितना आ रहा है? हाँ सॉरी, हाँ भाई 1 मिनट रुको, इसके स्क्वायर कर दो पहले, मीटर स्क्वायर। 1.77 का स्क्वायर निकालो और उससे 1.77 23.5, तो भाई आप नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। 24.9 ये है BMI। और इसका अगर किसी का वेट पाउंड्स में आता है, कई लोग वेट पाउंड्स में भी निकालते हैं ना, उसका अलग फार्मूला है। उसका फार्मूला है वेट पाउंड्स के अंदर, जो यहाँ पे केजी है ना, इसको कर देना पाउंड्स के अंदर, वेट इन पाउंड्स, और हाइट को इंच में कर दोगे आप। जो आपने इंच बताया था ना, यहाँ पे 70 इंच आया था, 70 इंच, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे 703 से। ये दोनों मैंने बताया। अगर आपका वेट किलो में है तो किलो का फार्मूला ये है, अगर आप पाउंड्स में निकालते हैं तो पाउंड्स का ही है। तो ये ओवरवेट अगर कोई है तो उसका फार्मूला निकाल सकता है। और ओवरवेट कोई है और उसको अपना वेट कम करना है तो उसको सिंपल सी एक चीज़ करनी है, अपना जो मेटाबॉलिज्म है वो उसको इंक्रीज़ कर देना, बस वेट कम हो जाएगा। वेट कम करने के 2 तरीके हैं। हैबिट तो मैंने बताया कॉमन है, चाहे कोई भी लेवल हो। एक्सरसाइज और डाइट। देखो हमारी बॉडी का, सर पहले एक चीज, हाँ मेटाबॉलिज्म देखिए, हमारी बॉडी का जो 1 किलो बॉडी वेट होता है, 1 किलो बॉडी वेट वो 7000 कैलोरी के बराबर होता है। 7000 कैलोरी इज इक्वल टू 1 kg ह्यूमन बॉडी वेट, ये फॉर्मूला है। अगर कोई इंसान, मैं मान के चलता हूँ 500 कैलोरी रोज बर्न कर रहा है, 500 कैलोरी रोज बर्न करना है, ठीक है, तो 1 हफ्ते में कितनी हो गई? 3500, और 2 हफ्ते में कितनी हो गई? बस यही तो प्लानिंग है। 7000 कैलोरी आपने बर्न की, आपका 1 किलो बॉडी वेट कम हो गया। बस साइंस को समझना है आपको। हमारी जो बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी वेट होता है वो 1 किलो बॉडी वेट होता है 7000 कैलोरी के बराबर। आपने कई बार देखा होगा, जैसे वेडिंग सीजन चलता है, आदमी हफ्ते भर के लिए शादी पे चला गया, 1 हफ्ते बाद आता है तो आदमी का लगता है 2 किलो वेट बढ़ गया, क्योंकि सारा वो हाई कैलोरी वाला खाना खाता है। जैसे अब सिंपल सा एग्जांपल समझो, अगर मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी रोज की है और मैं ले रहा हूँ 2500, जरूरत तो मेरी 2000 की है, तो 500 कैलोरी जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ये मेरी बॉडी में जमा होती रहेंगी। जिस दिन ये 7000 हो गई, 1 किलो वेट बॉडी वेट मेरा बढ़ जाए। बॉडी वेट ऐसे ही बढ़ता है, और घटने का भी यही फॉर्मूला है। अगर आप 1000 कैलोरी रोज बर्न करना शुरू कर दें, आपका हर हफ्ते 1 किलो बॉडी वेट कम होगा। कई सारी आपने वीडियोस देखी होंगी, जैसे आमिर खान की दंगल की आई थी फैट टू फिट, उसमें यही फॉर्मूला अपनाया था उन्होंने। डेली 1000 कैलोरी बर्न करना था। हाँ, आप 1000 कैलोरी रोज बर्न, अगर आप 7000 कैलोरी एक दिन में बर्न कर देंगे तो आप एक दिन में 1 किलो वेट कम हो जाएगा आपका। मतलब फॉर्मूला सबके लिए वही है। जैसे एक बुक होती है ना, बुक अगर 100 पेज की बुक है, मैं 2 पेज रोज पढ़ रहा हूँ, आप 10 पेज रोज पढ़ रहे हो, तो कौन पहले खत्म करेगा?
बस वही फॉर्मूला है। ये तो आपकी मेहनत के ऊपर है। कई लोग मेरे से पूछते हैं भैया मुझे ना 1 महीने में वेट घटाना है। मैं तो आपके ऊपर है, मुझे तो ट्रेनिंग करानी है बस। मेरे को तो डाइट और हैबिट एक्सरसाइज बतानी है, करना तो आप ही को है। तो ये आदमी के ऊपर है कि आपका टारगेट क्या है, उस हिसाब से टारगेट पे काम करो। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में क्या बोला, आप काम कोई भी करें, आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, देखो मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरा टारगेट है, ठीक है, लेकिन मेरे सामने दिक्कत क्या है, यहाँ पे एक इतनी तेज़ नदी बह रही है। ये नदी क्या है, हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ। ये मैं हूँ, ये मेरा टारगेट है। अगर मुझे बहुत अच्छी तैराकी आती है, ठीक है, और मैं तैरना शुरू करता हूँ, तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा? नहीं पहुँचूंगा, क्योंकि बहाव इतना तेज़ है। मैं जब तैरना शुरू करूँगा ना, मैं यहाँ पहुँचूंगा, यहाँ पहुँचूंगा, यहाँ पहुँचूंगा, या हो सकता है बह भी जाऊँ। लेकिन अगर मैंने तैरने से पहले एक रस्सी फेंक दी यहाँ पे, अपने टारगेट, लंगड़ फेंकते थे ना पुराने राजा महाराजा के ज़माने में, मैंने लंगड़ फेंक दी यहाँ पे टारगेट पे एक। अब मुझे तैराकी अगर नहीं भी आती है ना, तो भी मैं एग्जैक्ट यहीं पे पहुँचूंगा। अब जो ये रस्सी है ना, यही आपकी प्लानिंग है। तो ये रस्सी की कमी है हम सबकी लाइफ में। अगर आप फिट होने के लिए, देखो आप सबने अगर जिम स्टार्ट किया है, कई लोग टाइम पास के लिए जिम करते हैं, 2 महीना करा, 3 महीना करा, फिर छोड़ दिया, 3 महीने किया, फिर छोड़ दिया। टारगेट अगर आपको अचीव करना है तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। आपने क्या सोच के जिम ज्वाइन किया है, और ये जो हैबिट्स मैंने आपको बताई, ये आपको ऐसा नहीं कि आपने जब तक टारगेट हासिल नहीं हुआ तब तक फॉलो करी, उसके बाद टारगेट हासिल हो गया छोड़ दी। वाटर हैबिट और फूड हैबिट ये आपकी लाइफ लॉन्ग है, आपको हमेशा बनाए रखनी है। इनको फॉलो करके आप कई सारी और चीज़ें जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी बच सकते हैं। लाइफ में उस इंसान को कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता, कभी उसमें एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कभी उसको गैस नहीं बन सकती। और ये 3 जो प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन, ये बड़ी से बड़ी बीमारियों की जड़ है, उनका बीज है। यानी अगर ये शुरू हो गई ना किसी को, तो समझ लो बॉडी बनना तो बहुत दूर की बात है, फिट रहना तो बहुत दूर की बात है, और कई सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। और मैं हमेशा बार बार ये कह रहा हूँ कि फ़िटनेस एक समंदर की तरह है। मैं आज भी इसमें गोते लगा रहा हूँ, नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ, सीखता भी जा रहा हूँ। तो 1-1.5 घंटे के सेशन में हर चीज़ बताना मुश्किल है, जो भैया पूछ रहे थे ना। इसीलिए मैंने एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है जिसे बोलते हैं यूट्यूब, जिसमें मैं सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें डाल भी चुका हूँ। काफ़ी चीज़ें अभी पाइपलाइन में जो आएंगी, जैसे 30 फॉर्मेट मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर ये जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन उससे ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि हर इंसान को 30 के 30 फॉर्मेट मिले। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लोग, 5 से जो 6 फॉर्मेट होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा आते ही नहीं। सबसे पहला फॉर्मेट जैसे मल्टीपल सेट बोलते हैं उसको, मल्टीपल सेट, जैसे जितने लोग बिगिनर हैं सबसे पहले वो लगवाते हैं ना मिक्स एक्सरसाइज, उसी को बोलते हैं मल्टीपल सेट। और वो भी 2 तरह के होते हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। उसके बाद आता है डेलोरमैन वेटेकनेस, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में नहीं मारते, जैसे पहले 5 किलो लगाते हैं, फिर 10 किलो, ये लेवल होते हैं। तो ये 2-3 लेवल होते हैं, यहीं तक रह जाते हैं लड़के, आगे जाते ही नहीं। इसके अलावा सुपर सेट है, फिर ट्राई सेट है, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग है, सर्किट ट्रेनिंग नहीं, एडवांस लेवल होता जा रहा था ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। जैसे वीडियो गेम खेलते हो, पहला लेवल कितना आसान होता है, दूसरा उससे मुश्किल, तीसरा उससे मुश्किल, चौथा उससे मुश्किल, 8वें जैसे लेवल आप पार करते जाओ, वही एक्सरसाइज में आप अपनी ट्रेनिंग को टफ करते चले जाते हो। जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाते हो, आपकी ट्रेनिंग टफ हो जाती है, और उस हिसाब से आपकी बॉडी की ग्रोथ भी नज़र आती है। स्कूल में पेपर देते हो ना, जो 1-1 नंबर के सवाल होते हैं, उसमें कितना लिखना पड़ता है, 1 शब्द या 1 लाइन। लेकिन जो 6 नंबर के होते हैं उसमें पूरी रामकहानी लिखनी पड़ती है, वही इसमें। तो भैया जितने मार्क्स ज़्यादा चाहिए उतनी मेहनत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। ये उन्हीं के लिए है जो फिटनेस के लिए सीरियस हैं, और उनके लिए उतना भी चलेगा। मैंने पूछा था मास्टर, क्या दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं होती। देखो ऐसा होता है, वो इसी के लिए भाई मैं आया हूँ, कोई भी मिथ माइंड में ना रखें। मास्टरबेशन क्या होता है, मास्टरबेशन जो होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। सिंपल ये याद रखो। अगर आप खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे तो पेट में प्रॉब्लम होगी। आपकी फेवरेट कितनी भी अच्छी चीज़ हो, आप खाएंगे तो दिक्कत होगी। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो, एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन कितनी देर बाद और क्या क्या चीज़ें होती है? भाई देखो, जो लोग सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं वो तो कहते हैं तुरंत पी लो। नहीं, जैसे मान लो एग भी लेना है, हाँ, जो भी खाना है आपको आधे घंटे बाद। मैंने आपको अभी आपने पूछा था ना थोड़ी देर पहले, जब भी आप खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, खाने में ही आया ना वो, जो भी आप खाना खाते हो जब प्रोटीन है वो खाने में आया ना। जब आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, जैसे हम एक्सरसाइज करें तो हमारी पूरी बॉडी टेंशन में होती है, आपके मसल, माइंड, ब्रेन सब कुछ आपका एक्टिव रहता है उस टाइम।
ठीक है। तो जब आधे घंटे में आप पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाए उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। अंडे ही नहीं, जो मर्जी आपका मन करे वो खा सकते हो। और ये वर्कआउट के बीच पानी वाला कैसे है? पानी का मैंने आपको बताया, हर 10 से 15 मिनट में आप 100 ml पानी पी सकते हो। 100 ml। हाँ, लेकिन पानी वैसे पीना सिप सिप करके, ऐसे नहीं कि मुंह में लगाए और पूरा अंदर। आपके जो मुंह की लार है इसमें बहुत ताकत होती है भाई, इसे कभी नज़रअंदाज मत करना। जो मुंह की लार होती है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुंह की लार इतनी पावरफुल होती है, अगर किसी का जले का भी दाग हो ना, कई बार होता है ना जल जाता, हाथ कहीं जल गया, कुछ हो गया, दाग भी पड़ जाए, आप सुबह सुबह मुँह की लार लगाओ उस पर, 3 महीने में दाग गायब हो जाएगा। बड़ी से बड़ी जो क्रीम भी वो काम नहीं कर सकती जो मुँह की लार करती है, इतनी अल्कलाइन होती है। आपने जितने भी जानवरों को देखा होगा, कुत्तों को देखा होगा, कितना होगा, जीभ से ही अपने सारे जख्म ठीक कर लेते हैं। तो भाई कुदरत से सीखो। मैं नेचुरली चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चलता हूँ, खुद भी फॉलो करता हूँ और वो भी फॉलो कराता हूँ। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, चाहे हैबिट को लेके, चाहे प्रोटीन को लेके, चाहे किसी भी चीज़ को लेके, ये सारी चीज़ें मैं खुद फॉलो करता हूँ, इसीलिए आपको बताता हूँ। गर्म रोटी ये सारी चीज़ें ट्रस्टेड हैं, इसमें कोई भी ऐसी नहीं कि कोई चीज़ आपकी ट्राइंग पे चल रही है, ट्रायल पे। ये सारी चीज़ें ट्रस्टेड है, मेरी की हुई हैं, मुझे बेनिफिट हुआ है। सैकड़ों लोग, अभी तक कम से कम नहीं तो मैं 1200 से 1500 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ इतने सालों में, आज से एक भी कंप्लेन नहीं है। आप समझ सकते हैं इन हैबिट्स की पावर। हाँ, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था गर्म रोटी खाने से भी कोई वेट बढ़ता है कि नहीं? नहीं, गर्म रोटी ठंडी रोटी से मतलब नहीं है। देखो खाने के, देखो हम अगर आप नेचुरल चीज़ों की बात करें, जो गेहूँ होता है, रोटी किससे बनती है? गेहूँ से। गेहूँ की अगर नेचुरल बात की जाए, देखो सबसे पहले तो, उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आज क्यों लगता है कि सप्लीमेंट खाना ज़रूरी है? क्योंकि हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करें तो ज़रूरी है। जो नेचुरली और आइडियली जो गेहूँ होता है वो आपका हफ्ते भर से ज़्यादा पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग महीनों पहले का पिसा हुआ गेहूँ खा रहे हैं, तो कहाँ से बनेगी यार बॉडी? कितने लोग हैं जो गेहूँ ला के पिसवाते हैं घर में खुद? इक्का दुक्का, वो भी 15 दिन 20 दिन का पिसवा लेते हैं। जो गेहूँ होता है ना, पुराने गांव के लोग, यहाँ उत्तराखंड से कितने लोग हैं पहले बताओ? होते हैं हमारे गांव जितने लोग जाते हैं, मैं उत्तराखंड से हूँ, हम जब गांव में जाते हैं, गांव में चक्कियाँ होती थी चलाने वाली। पता है क्या होता था? शाम को खाना तो सुबह पीसा जाता था, उस गेहूँ में दम होता था। हमारे गाँव में बताते हैं, रामनगर से गाँव तक कंधे पे थैला लाद के ले जाते थे। वो ताकत कहाँ से आती थी? वो तो कोई बॉडी बिल्डर नहीं थे। तो ताकत पैदा करो, मेरा मतलब नहीं ये कट बना लिए और शोल्डर बना लिए, ताकत है नहीं अंदर। तो ये कैसे होती है? जो अननेचुरल तरीके से बॉडी बनाते हैं। नेचुरल तरीके से बॉडी बनाओ, दम पैदा करो अंदर से। तो जो गेहूं होता है या कोई भी चीज़ 1 हफ्ते से ज़्यादा पुराना होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग महीनों पिसा हुआ खा रहे हैं। कौन सी चीज़ हम लोग नेचुरल खा रहे हैं आज की डेट में? तो यही कारण है सारे लड़के जिम में 90% लड़के मैं देखता हूँ सप्लीमेंट की तरफ भाग रहे हैं। वेट घटाना है सप्लीमेंट, बॉडी बनानी है सप्लीमेंट, वेट बढ़ाना है सप्लीमेंट, सब सप्लीमेंट की जगह ले ली। इन चीज़ों को ध्यान ही नहीं दे रहा जो अंदर से मजबूती देती हैं आपको। हाँ बोलो भाई। इससे थोड़ा अलग है। हाँ। आपने हैबिट्स बताया, पानी खाना, ये स्लीपिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है, जैसे कि टाइमिंग। हाँ, सही पूछा आपने। देखो मैं इसीलिए मैं बार बार वो चीज़ को बोल रहा हूँ कि फ़िटनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें कि एक थोड़ी सी सेशन में सब चीज़ बताना मुश्किल नहीं है। हम दिन भर में ना कुछ काम ऐसे होते हैं हम रोज़ करते हैं, उनमें से सोना भी एक है। यही पूछ रहे हो ना आप? सोने का तरीका, बैठने का तरीका, खाना खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका, ये। आजकल जैसे यूट्यूब चला लिया आपको, हाँ हाँ सुबह उठ के वापस ऑफिस के 8 बजे, हाँ। वो नींद तो पूरी हुई नहीं है, तो उसको कैसे कम से कम मेंटेन कितनी नींद करना चाहिए? जरूरी है? जैसे पानी आप बोल रहे हो कि रेगुलर होना चाहिए, वैसे नींद भाई देखो आयुर्वेद के हिसाब से एक जो एडल्ट पर्सन होता है 6 घंटे की नींद बहुत होती है। यानी कि उनके हिसाब से जो 1 घंटे की नींद होती है वो आपको 3 घंटे के लिए रिचार्ज करती है। तो अगर आप 6 घंटे सो गए, 6 तियाँ 18, 18 6 24, यानी कि एडल्ट पर्सन को जो नींद की ज़रूरत होती है वो एज के हिसाब से होती है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो 23.5 घंटे सोता है एक दिन में। फिर जैसे थोड़ा 1 साल का होता है तो वो 22 घंटे, थोड़ा और बड़ा हो गया 16 घंटे, थोड़ा और बड़ा हो गया 10 घंटे, जो 6-7 साल का हो गया तो। लेकिन एक एडल्ट पर्सन को 6 घंटे की नींद काफ़ी होती है अगर वो डीप स्लीप में है तो। नींद कब लेनी, क्या लेनी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। भाई देखो कोशिश करें कि दिन में ना सोएं, नींद जो रात की होनी चाहिए। जो लोग नाइट शिफ्ट में, ये तो मजबूरी है ना, फिर उसके लिए क्या किया जा सकता है? जो मजबूर हैं उनके लिए नहीं है, जो मजबूरी में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मजबूरी में तो देखो आप, जैसे मैं कहता हूँ ब्रेड मत खाओ, लेकिन मजबूरी में आप ब्रेड देखो, ब्रेड आपने देखी होगी, ब्रेड के जो चारों तरफ जो लाइन होती है देख रहे हो, वो सारा केमिकल है। उसको नहीं खाना चाहिए। ब्रेड तो ब्रेड ही नहीं खानी चाहिए, लेकिन अगर खा भी रहे हो तो कोने जरूर निकाल लो उसके, वो सारा केमिकल से बनता है। ब्राउन हो चाहे कुछ हो। ब्राउन ब्रेड होती है ना, वो कहते हैं कि खानी चाहिए, नहीं, वो भी नहीं खानी चाहिए। मल्टीग्रेन पहले ये बताओ क्यों खानी चाहिए, क्यों बोलते हैं? आटे से तो हार्ट नहीं तो भाई जब मैं गेहूं के लिए मना कर रहा हूँ तो वो तो उससे भी पुराना होता है, सड़ा हुआ गेहूं होता है वो तो। अच्छा, जब मैं हमारे नियम में आज से 20-50 साल पहले किसी ने हार्ट प्रॉब्लम होती थी किसी को?
जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, हमें तो किसी ने नहीं सुना किसी को हार्ट प्रॉब्लम या शुगर होता हो। आज जो गांव छोड़ के दिल्ली आ गए उनको सबको शुगर हो रही है। कारण सारे यही है भाई, हम नेचुरल चीज़ों से पीछे हो गए, इसलिए आज हमारे सारी प्रॉब्लम आ रही है। पहले हम गाँव में रात को खाना होता तो सुबह पीसते थे, मतलब एक दिन का आटा पीसा जाता था पहले गाँव में, एक दिन का सिर्फ, अगले दिन फिर पीसते थे, क्योंकि साले बहुत बड़े बहुत साइंस के हिसाब से चलते थे वो। लेकिन हम लोग कहाँ चल रहे हैं, महीनों का पिसा हुआ आटा खा रहे हैं। कहाँ से आएगी ताकत भाई हड्डियों में, जान कहाँ से आएगी? फिर सप्लीमेंट ये वो फलान। आप इन नेचुरल चीज़ों को फॉलो कर दो। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन जो चीज़ कंट्रोल में एटलीस्ट वो तो हम कर सकते हैं। पानी की हैबिट तो फॉलो कर सकते हैं, एटलीस्ट जो खा रहे हैं वो तो लगे। अभी लास्ट जो मेरा एक फ़िटनेस प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने एक बर्तन के ऊपर दिया था। अब देखिए हम लोग खाना क्या कहते हैं, जैसे भैया ने पूछा कि भाई बहुत सारे हम काम होते हैं जो दिन भर करते हैं, जैसे हम सोते हैं, तो जब भी हम सोते हैं हमेशा बाईं करवट सोना चाहिए, लेकिन लोग सोते हैं सीधा सो जाते हैं, कोई पेट के बल सो जाता है, कोई कैसे भी जाता है, बाईं लेफ़्ट साइड सोना चाहिए। सिर्फ ये होता है कि गर्दन आपकी लटके नहीं नीचे, उतना तकिया होना चाहिए, जैसे गर्दन लटक जाते हैं साइड सोने में, सीधा सोने में तकिया नहीं लेना चाहिए ना, वो तो फिर ये हो गया ना। लेफ़्ट करवट सोना चाहिए हमेशा, क्योंकि हमें भगवान ने ऐसा बनाया कि हम जब लेफ़्ट करवट सोते हैं तो हमारा जो डाइजेशन है, हमारा जो ब्रीदिंग है, सारे काम बहुत अच्छे से होते हैं। और ये काम क्योंकि हम रोज़ करते हैं इसलिए लॉन्ग टर्म में हमें इसका नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। जो लॉन्ग टर्म में गलत सोएगा उसे लॉन्ग टर्म में नुकसान भी होगा। हाँ, मतलब गर्दन लटके नहीं, इस हाइट को जो है भरना पड़ेगा आपको, तकिए से भरें या किसी और चीज़, कोई और चीज़ रख लें। लेफ़्ट साइड बाईं करवट, राइट साइड तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना। कई बार तो ऐसा होता है सुबह उठ के देखो भाई, कोई भी काम जब आप पहली बार करते हो तो कोई ना प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन जब आप उसे हैबिट में डाल लेते हो, जैसे कोई लोग चेयर में सो जाते हैं ना, जो स्लीपिंग के लिए बनी होती है, उसमें कैसे सोना चाहिए? वो भी गलत तरीका है वो गलत है, उसमें सोना नहीं चाहिए ना। ना, बिल्कुल गलत है और जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है भाई। देखो स्नोरिंग प्रॉब्लम उन्हीं को होती है, अगर किसी को हो चुकी है तो उसका तो सिंपल सा रामबाण इलाज है, जो गाय का घी है वो नाक में डाल के सोए, स्नोरिंग बंद हो जाएगी। और देखो दो चीज़ें ना, एक तो जिसको हो चुकी है उसको क्या करना है, और आगे ना हो उसके लिए क्या करना है, दोनों चीज़ अलग अलग है। जिसको हो चुकी है गाय का घी नाक में डाले एक एक बूंद, और डालने का तरीका क्या है, एक बूंद डालना है, हर किसी सांस लेनी है ताकि वो उस जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे नहीं सिर्फ डाल के सो गए, हल्का सा एक सांस लेनी है थोड़ा गहरी, बस वो जहाँ पहुँचना होगा पहुँच जाएगा, और 10 दिन 15 दिन महीने भर में आराम आ जाएगा। किसी को सर दर्द रहता हो, रेगुलर माइग्रेन होता हो, गाय का घी जो है सबसे बड़ी चीज़ है। और जिसको आगे ना हो तो वही चीज़ है, बहुत ऊंचा तकिया ना ले। माइग्रेन के लिए भी ये माइग्रेन के लिए भाई मैंने कम से कम 15 लोगों का ठीक किया है। हाँ, माइग्रेन हो, रेगुलर सिर दर्द होता हो, कई बच्चे जो होते हैं बहुत बड़ी उम्र तक भी पेशाब करते हैं बिस्तर में, तो गाय का घी तो ओरिजिनल लेके आना पड़ेगा। ओरिजिनल चाहिए फिर। हाँ, मतलब नाक में एक बूंद डाल के सोना है। एक एक बूंद डाल के हल्की उसे लेना है, हल्का, बस बहुत लंबी सांस लेनी है, मतलब खींच दिया बस सोने से पहले। जो बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं वो बिस्तर में पेशाब करते हैं, कई लोगों को ये भी दिक्कत होती है, तो बस रामबाण औषधि है ये हर चीज़ की। दोनों नाक में एक एक। अब देखो उठने का तरीका, जैसे मैं बोल रहा हूँ सोने का तरीका बाईं करवट, तो उठने का भी तरीका है। कई लोग क्या होता है सुबह अलार्म बजता है एकदम उठ जाते हैं, तो ये भी गलत तरीका है। आगे आने वाले टाइम में फिर उनके कईयों की एड़ी दुखती है, बहुत लोगों की एड़ी भी दुखती है एक उम्र के बाद, मैंने ये भी प्रॉब्लम देखी है, इसको भी मैंने शॉर्ट आउट किया है। अब जो उठते हैं, उठने का क्या तरीका है, जब आप सोए हैं तो उठेंगे भी सुबह। अब उठने में क्या होता है, जब आप अलार्म बजता है एकदम उठ के एकदम अपने काम करना शुरू कर देते हैं, ये टोटली गलत तरीका है उठने का। जब आप सुबह उठते हैं पहले आपको बिस्तर पे सीधे लेटना है, जैसे आप सीधे लेटे हैं, आप बाईं करवट होते हैं। देखो सोने के बाद किसी का कोई पता नहीं होता कौन सी करवट मिलेगा सुबह, ठीक है, लेकिन जब आपकी नींद खुल जाती है तो आपको एकदम नहीं उठना, और इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ आपको 1 मिनट लगेगा। कैसे, आप सीधे होएंगे और लेटे लेटे आप हाथ पैर हिलाएंगे, जैसे जॉगिंग कर रहे हो आप, ठीक। जॉगिंग करने के बाद फिर आप बाईं करवट से उठेंगे, हाथों को जोर से रगड़ेंगे जब तक हथेलियाँ गर्म ना हो जाएं, और पूरे फेस में उसको लगाएंगे। अब आप कहोगे ये क्यों करना है, इससे क्या फ़ायदा है, ठीक। इससे फ़ायदा ये है, जब आप सो रहे होते हैं तो हमारे सिर्फ 2 काम चल रहे होते हैं, एक हमारा हार्ट और लंग्स। तो हमारी बॉडी का जो 80% जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट और लंग्स पे चल रहा होता है, क्योंकि हाथ और पैर तो निढाल होते हैं जब सोए रहते हैं एकदम फ्री, तो इनमें क्या होता है ब्लड का जो फ्लो होता है वो बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर। लेकिन जैसे हम सुबह उठे अलार्म बजा एकदम उठ जाते हैं, तो ब्लड फ्लो को बचने में, जो वापस आने में टाइम लगता है। आपने कई बार देखा हो कई लोग आलती पालती मार के बैठते हैं तो पैर सो जाता है, होता है, फिर हम यूं पैर थोड़ा सा झन्नाटा मारते हैं तो सही हो जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड फ्लो उतनी देर रुका रहता है, तो ब्लड फ्लो आने में टाइम लगता है।
तो जब आप जो लोग ऐसे बहुत तेज़ी से उठते हैं आगे चल के उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होना गारंटीड है, या तो उनके जोड़ दुखने लग जाएंगे या एड़ी दुखने लग जाएगी, तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले सीधा होना है, पहले आपको सीधा होना है, लेटे लेटे आपको जॉगिंग करनी है 30 सेकंड, ऐसे हाथ पैर हिलाने हैं ताकि पूरी बॉडी का फ्लो आपका नॉर्मल हो जाए, फिर आप उठिए आराम से। अब जैसे एक ने अभी क्या पूछा था, दूध से इंडाइजेशन हो जाता है, दूध से इंडाइजेशन का भी उसमें आंसर वही है। मेरे पास जब मैं इंदिरापुरम में आज से 5 साल पहले था, मैं इंदिरापुरम में उस जिम में मेरे पास करीब 10 या 12 ऐसी लेडीज़ आई थी जिनको ये प्रॉब्लम थी कि सर उनके बच्चे को ना दूध डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे दूध पीते हैं टॉयलेट जाते हैं। मैंने उनको सिर्फ एक चीज़ सही करी और उनका सही हो गया। आपका हो गया क्या? नहीं, मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि दूध को सिप सिप करके पिलाना शुरू कर दो। 99% मदर ये गलती करती हैं कि जैसे स्कूल के दे रहे हो बेटा एक सांस में पी जा, एक सांस में पी जा, बस दूध को एक सांस में पिला के सत्यानाश कर देते हैं। बस वो दूध कभी भी एक सांस में नहीं पिया जाता, ना दूध ना पैग। कई लोग पैग भी एक सांस में पी जाते हैं। मतलब एक साथ पीते हैं तो फिर वो अच्छे डाइजेस्ट नहीं होता। मैंने आपको क्या बताया, आपकी जो मुंह की लार है ये बहुत एल्कलाइन है और पेट में हमारे एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, और वो बनता ही रहता है। जैसे मुंह की लार बनती रहती है ना, पेट में एसिड बनता रहता है। कई लोग जैसे फास्ट करते हैं ना, भूखे रहते हैं दिन भर, तो सिर में पेन होता है, तो वो गैस चढ़ती है सिर में। तो हमारे मुंह में बनती है लार। भगवान ने भैया हमें बहुत सोच समझ के बना रखा पूरी बॉडी को, लेकिन हम लोगों ने गलती कर दी। आपने चिड़िया को देखा पानी पीते हुए, एक ड्रॉप उठाती है फिर एक ड्रॉप उठाती है, कभी बीमार नहीं पड़ती। जंगल में जानवरों को देखा है, वो सब कुछ खुद ही कर लेते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि वो नेचर के हिसाब से चलते हैं, वो वही करते हैं जो नेचर ने जो उनके लिए बनाया है। हम लोग इंसान हैं, हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, जो खाने के लिए बनाया वो नहीं खाते, जो खाने के लिए बनाया वो खाते नहीं है। गेहूँ 1 हफ्ते से पुराना नहीं होना चाहिए, महीनों पुराना खा रहे हैं। ब्रेड हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। हर संडे को ब्रेड के इतने पैकेट बिक रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं ब्रेड के पैकेट के। जब आप कुकर में दाल बनाते हैं, कुकर में दाल दाल नहीं कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, तो उसमें जो 94% जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो उसमें से नष्ट हो जाते हैं, यानी कि वेस्ट हो जाते हैं। हमें लगता है हम दाल खा रहे हैं, 22 ग्राम में प्रोटीन मिल रहा है, नहीं मिल रहा 22 ग्राम प्रोटीन। यही सबसे बड़ा कारण है आज की डेट में सबसे ज़्यादा लड़के सप्लीमेंट की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों को वो बदल ही नहीं रहे, ना हैबिट बदल रहे हैं, ना डाइट बदल रहे हैं, ना जो मैंने फूड हैबिट बताई ना वो बदल रहे हैं, फिर सप्लीमेंट की तरफ भाग रहे हैं और आर्टिफिशियल बॉडी बना रहे हैं। आर्टिफिशियल बॉडी का रिजल्ट भी आर्टिफिशियल ही मिलेगा। पुरानी कहावत है ना, आम बोओगे तो आम मिलेगा और पपीता बोओगे तो पपीता मिलेगा। कैसे आप बता रहा हूँ, देखो सबसे अच्छी, इन्होंने सही बोला, सबसे पुराने गांव में मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, और मिट्टी के बर्तन में कहा जाता है कि जो 100% जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सेम रहते हैं। यानी कि कच्ची दाल में अगर 22 ग्राम प्रोटीन है, तो जो मिट्टी के बर्तन में, हांडी में जो दाल बनेगी उसमें 22 ग्राम प्रोटीन ही रहेगा। लेकिन हम लोग शहरों में रहते हैं तो मिट्टी के बर्तन हम सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो मिट्टी के बाद जो सबसे बड़ा नंबर आता है वो आता है पीतल का, पीतल के बर्तन। इसमें फ़र्क क्या है, कुकर में बनाने से 94% जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो आपके ख़राब हो जाते हैं और 6% मिलते हैं। पीतल में इसका उल्टा है, यानी 94% आपको मिलेंगे, सिर्फ 6% आपके वेस्ट होंगे। इसके बाद नंबर आता है कांसे का, कांसे के बर्तन। इसके बाद नंबर आता है स्टेनलेस स्टील, फिर स्टील, उसमें कम होते चले जाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर कहें तो पीतल के बर्तन सबसे बेस्ट होते हैं खाना बनाने के लिए। आप जो भी खाना बनाते हैं वो पीतल के बर्तन बनाइए, थोड़ा टाइम लगेगा। कुकर का चलन इसलिए बढ़ा क्योंकि खाना बहुत जल्दी बन जाता है। आधे घंटे पहले खाना बनाना शुरू करते हैं आदमी। कुकर में सीटी मारी, दाल बन गई, दाल अलग करी, चावल चढ़ाया, चावल सीटी मारी, चावल ही बन गए। लेकिन वो चीज़ आपको पेट भर रहे हैं, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा उससे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आया हूँ ऐसे फैक्ट्स बताने के लिए जो जनरली आप नहीं जानते। अगर आप इनको फॉलो करेंगे, प्लानिंग स्ट्रांग है, तो आप एग्जैक्ट वहीं पहुँचोगे जहाँ आपको पहुँचना है, अगर आप अनट्रेंड भी हो तो भी। अगले पे चलते हैं। एक और है भाई, ये बहुत लोगों का होता है, ज़्यादा जिम करने से एक उम्र के बाद जोड़ों में दर्द आ जाता है। ये तो किसी को नहीं लगता, ये तो किसी को नहीं लगता। आप कुछ पूछना चाह रहे थे बीच में, किसको? कोलेस्ट्रॉल भाई, फ्रूट्स और वेजिटेबल। देखो आप शायद लेट आए हो, है ना। हमारी बॉडी के अंदर खाना और पानी के अलावा 2 चीज़ और चाहिए होती हैं, फ्रूट और सब्जियां। आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग फ्रूट खाना शुरू कर दो और सलाद खाना शुरू कर दो, कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप डाउन हो जाएगा। अगर आपका बॉडी वेट कितना है, राउंड फिगर में 70 मान लेते हैं, हमें एक दिन में कितना फ्रूट खाना होता है? प्रोटीन वेट के हिसाब से डाइट
पानी बॉडी वेट के हिसाब से, फ्रूट भी बॉडी वेट के हिसाब से। जितना आपका बॉडी वेट है उसमें एक ज़ीरो बढ़ा दो बस, उतने ग्राम फ्रूट आपको रोज़ खाना होता है। कितने लोग हैं 700 ग्राम फ्रूट खाते हैं, फिर आदमी को लगता है मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। अरे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग तो यूज़ करो चीज़ों को, तभी तो फ़ायदा होगा। आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग फ्रूट खाना शुरू कर दो और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सलाद खाना शुरू कर दो। 700 ग्राम फ्रूट, 700 ग्राम सलाद, 1 महीने में देखो रिजल्ट। कोलेस्ट्रॉल किस चिड़िया का नाम है पता नहीं चलेगा। कोई सा भी फ्रूट, कोई सा भी फ्रूट, लेकिन ये ध्यान रखो सीजनल होना चाहिए। भाई 2 चीज़ें देखो, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है जो शुगर पेशेंट होते हैं ना, 2 चीज़ें होती हैं। जैसे अभी मैंने नमक के बारे में बोला, एक नमक है भगवान का बनाया हुआ, एक नमक है इंसान का बनाया हुआ। ऐसी मीठा है, एक है इंसान का बनाया हुआ जो है चीनी, और एक है भगवान का बनाया हुआ। तो एक मैं बता रहा हूँ भैया की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बताओ। वो तो फ्रूट्स को कहते हैं कि ये नेचर्स कैंडी है, मतलब शुगर है तो कम से कम खाओ, ना ही खाओ तो अच्छा है। देखो भाई, आपने सिर्फ पढ़ी तो है आपने, लेकिन उन्होंने जो बताई वो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा और गहरे में बताता हूँ। जो शुगर होती है ना वो कई तरह की होती है। जो चीनी में शुगर होती है उसको बोलते हैं सुक्रोस, और जो फ्रूट में जो शुगर होती है उसे बोलते हैं फ्रक्टोस। तो फ्रक्टोस आपके लिए बढ़िया है, फ्रक्टोस अच्छी है आपके लिए। सुक्रोस आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि चीनी जो बनती है ना वो केमिकल से बनती है, और केमिकल आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी में वैसे ही बहुत एसिड बनता है, आप उसके ऊपर और एसिड डाल रहे हो, तो इसीलिए मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है। अभी मेरे पास 1 महीना पहले एक सज्जन आए थे, उन्होंने बोला बहुत ओवरवेट थे, यानी कि BMI में उनका बिल्कुल नीचे के लेवल पे था। उन्होंने मेरे से कहा यार मैं तो खाना ज़्यादा नहीं खाता, 1 रोटी नाश्ते में खाता हूँ, 1 रोटी दिन में खाता हूँ, 1 रोटी रात को खाता हूँ, लेकिन वेट ही कम नहीं होता। मैंने बोला वेट कम होने का और खाने का कोई आपके हिसाब से कोई गहरा रिलेशन नहीं है, आपसे हैबिट बदल दो। उनकी बॉडी का, जैसे मैंने एसिडिक और एल्कलाइन बताया था ना, उनकी बॉडी का एसिडिक लेवल बहुत हाई है, और जिन लोगों का एसिडिक लेवल बहुत हाई होता है वो चाहे 1 रोटी खाएं या 1 रोटी भी ना खाएं, उनका वेट कम हो ही नहीं सकता, कि उनका एसिडिक लेवल बहुत हाई है। उनको अपनी बॉडी का जो एल्कलाइनिटी का लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा। एल्कलाइनिटी लेवल बढ़ा, एसिडिक लेवल घटा, उसके साथ वेट भी घटना शुरू हो जाएगा। और जहाँ एल्कलाइनिटी लेवल को आप मेंटेन करेंगे, वेट जो घटेगा वो दोबारा नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, यानी कि वेट घटाते हैं तो 3-4 महीने मेहनत करके 1 महीने में फिर बढ़ जाता है। और ये जो आपने पानी वाला बताया ना, खाना खाने के बाद 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे रात को खाना खाया तो 2 घंटे कौन उठेगा पानी पीने, क्योंकि मैं पानी बहुत पीता हूँ। पानी पियो, पर मैं ये फॉलो करता हूँ, पर मैं खाना खाने के आधे घंटे बाद नहीं खाना खाने वो तो वो बराबरी हो गया। तो फिर 2 घंटे। आप क्या करो ना, मैंने आपको क्या बोला है, आपको एक दिन में 5 लीटर पानी पीना, मतलब वेट के हिसाब से जितना भी आपका वेट है वो। अब वो आप अगर शाम तक पी लेते हो तो आप खाना खा के रात, क्या फॉर्मूला बताया था हैं, जितना आपका बॉडी वेट है उसे 10 से डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई करो और 2 उसमें से घटा दो। 10 से डिवाइड करो और 2 घटा दो, उतने लीटर पानी। जैसे आप रात का बोल रहे हो ना, रात को आपको पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं होती है। रात को आप खाना खाए, थोड़ा टहले, 1 घंटे बाद सो जाओ सीधा बाईं करवट। भाई 101% कह रहा हूँ, जो खाओगे वो बॉडी में लगेगा। हाँ, बाईं करवट, लेफ्ट साइड। भाई कोई कन्फ्यूजन किसी का हो तो पूछ लो, अभी आप लोगों के बहुत हैं, जैसे आप करते कई। ये इसको अपना एक शोल्डर ऊपर, 1 सेकेंड, उस पर भी मैं आऊँगा, अभी वो पॉइंट है अगला। हाँ जैसे ऑफिस वर्क काफ़ी होता है अभी तो लेट नाइट सिटिंग होती है। हाँ। कैफीन और कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा अगर कंज्यूम, कैफीन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ये बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। भाई देखो, कैफ़ीन तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। कैफ़ीन होता है चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज़्यादा, और जो कैफ़ीन होता है वो आपकी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को घटाता है, और आयरन जहाँ कम हो आपकी बॉडी एनेमिक हो जाएगी। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक अगर पीते हो आज ही छोड़ दो। कई लोग खाने के साथ चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और ख़तरनाक है यार। यही तो सबसे बड़ी खतरा, यही तो प्रॉब्लम है। मेरे को यही देख के तो दुख होता है, लड़के चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम होगी? आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा ना भाई। देखो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैंने जितने भी आपके सवाल है ना, हर सब्जेक्ट पे मैंने वीडियो डाल रखी है। उसमें विटामिन के ऊपर डाल रखी है, BCAA के ऊपर डाल रखी है, और डिटेल में डाली है। उसके बाद भी कुछ समझना है, मैंने नंबर लिखा हुआ है। 7 हर सब्जेक्ट के ऊपर। भाई देखो, सुनो भाई, ध्यान से सुन लो। फ्रूट 2 तरह के होते हैं, एक एसिडिक, एल्कलाइन। कई लोग होते हैं जो कई फ्रूट होते हैं जो एल्कलाइन। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जितने भी गूदे वाले फ्रूट होते हैं वो सारे एल्कलाइन होते हैं। गूदे वाले जिनमें रस नहीं होता, मतलब जैसे अमरूद, सेब, ये सारे एल्कलाइन है। केला एल्कलाइन है। जितने भी रस वाले फ्रूट हैं जैसे संतरा, मौसमी, पाइनएप्पल, ये सारे एसिडिक हैं। तो कभी भी एसिडिक और एल्कलाइन फ्रूट एक साथ नहीं खाने चाहिए।
इसके ऊपर मेरी वीडियो आने वाली है यूट्यूब पे बहुत जल्दी, उसको देखना मत भूलना। यानी उसका टॉपिक है फूड कॉम्बिनेशन। बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जो हमें अलग अलग खाएं तो बहुत फ़ायदेमंद हैं, और एक साथ खाएं तो बहुत नुकसान दे जाते हैं। उससे हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ग टर्म में। 1 घंटा कम से कम। जैसे अब दूध है, दूध बहुत लोग पीते हैं, खासतौर पर जो जिमिंग करते हैं दूध पीते हैं। अब दूध के साथ नमक या नमकीन चीज़ नहीं खानी चाहिए। हाँ, बनाना अल्कलाइन ले सकते हो ना, जैसे केला ले सकते हो, सेब ले सकते हो दूध के साथ, लेकिन केले के साथ आप संतरा नहीं ले सकते, सी फूड वाले नहीं ले सकते जिनमें विटामिन सी होता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर। कॉम्बिनेशन के ऊपर एक वीडियो डालने वाला हूँ बहुत जल्द मैं यूट्यूब पे। अभी बहुत सारी वीडियोस मेरी पाइपलाइन के अंदर जो एक एक चीज़ के ऊपर कवर करेंगी। एक ये जो इसको देखना मत भूलना भैया, जो 30 फॉर्मेट है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके बहुत काम आएंगे ये आगे चल के। कुछ मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है, 3-4 मैंने फॉर्मेट आपको बताया, बहुत एडवांस लेवल के हैं, वो सीरियल वाइज मैं करके उनको बताऊँगा। तो फ्रूट ऐसे हैं जो एसिडिक फ्रूट हैं और जो एल्कलाइन फ्रूट हैं, उनको एक साथ नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ आपका नमक नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ आपको कोई विटामिन सी वाला फ्रूट नहीं खाना चाहिए। आंवले को छोड़ के, आंवला खाया जा सकता है दूध के साथ। इसके अलावा दूध और दही, इसके 2 आइटम एक साथ नहीं खाने चाहिए। यानी कोई चीज़ दूध से बनी है और उसके साथ कोई दही भी बनी है, तभी तो जब शादी वादियों में खाते हैं पूरी बैंड बज जाती है पेट की सुबह, क्योंकि जो मर्जी खा ले। हाँ भाई बोले। बहुत बार लोग ये भी बोलते हैं कि फिश या नॉनवेज के बाद दूध नहीं पीते। हाँ सही बोलते हैं। हाँ नहीं, नॉनवेज के बाद चिकन के बाद तो पीते हैं। नहीं भाई देखो, नमक और दूध हो गया ना, जब उसमें नमक डाला है तो दूध। लेकिन जो सेंधा नमक है ये एक्सेप्टेबल है। अगर आप नमक बदल दो तो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है फिर। फिश के बाद दूध पी ले? नहीं भाई, दोनों हाई प्रोटीन वाले हैं। हाई प्रोटीन वाली दो चीज़ एक साथ नहीं खाई जाती कभी भी, ये भी कॉम्बिनेशन ख़राब है। ठीक है, अब हमारी सोसाइटी में केमिस्ट की शॉप है, उसने बोला कि लॉकडाउन में विटामिन सी की गोलियां इतनी बिकी हैं कि मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी विटामिन सी की, लोग धड़ल्ले से विटामिन सी की गोली खा रहे हैं, लेकिन 2 संतरे नहीं खा रहे हैं। यही इसी को कहता हूँ नॉलेज की कमी। विटामिन डी के लिए धूप में नहीं बैठ रहे, लेकिन विटामिन डी के सप्लीमेंट खा रहे हैं, गोलियाँ खा रहे हैं, उससे पूरा होगा ही नहीं सप्लीमेंट से। ये रिसर्च में आया हुआ है। धूप से विटामिन डी मिलता है, लेकिन तरीके से लोगे। धूप हमेशा जो विटामिन डी होता है पीठ से लेना होता है। पीठ से मतलब? देखो भाई, 2 चीज़ें होती हैं। कई लोग कहते हैं धूप में विटामिन डी होता है, लेकिन लॉजिकली है कि विटामिन डी धूप में नहीं होता। विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। धूप से क्या होता है, वो जैसे आप बिल्कुल सरल भाषा में समझो, आप घर में चाय बना रहे हैं, आपने उसमें दूध डाल दिया, पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, लेकिन नीचे से आग नहीं जलाई, तो चाय कब पकेगी कभी? वही विटामिन डी है। विटामिन डी हमारा सब मटेरियल बॉडी के अंदर है, सिर्फ धूप हमारी बॉडी से लगी और वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया, सिंपल। और विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको आयरन चाहिए, आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी चाहिए, विटामिन सी को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन ई चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कई लोग धड़ल्ले से विटामिन सी की गोलियां खा रहे थे लॉकडाउन में, जो कि बहुत गलत तरीका है। एक तो वो अननेचुरल ले रहे, नेचुरल तरीके से नहीं ले रहे। दूसरा, सिर्फ विटामिन सी खाने से बॉडी की इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। इस पे भी मेरी वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे, उस पर भी आप देखिए, और डिटेलिंग में बताता हूँ कि विटामिन सी बॉडी के अंदर काम क्या करता है। आपने जैसे बोला पीठ ऐसे लेनी चाहिए, तो पीठ की तरफ, हाँ, और पीठ खुली होनी चाहिए, पूरी मतलब ये कपड़े नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कैसे पॉसिबल? क्या हम सोचते हैं वो मिट्टी ऐसी होती है, वो मिट्टी ऐसी नहीं होती भाई। वो मिट्टी का भी तरीका होता है। वो मिट्टी होती है जो पानी का स्रोत हो ना, कहीं पे कोई नदी हो, कोई झरना हो, कोई पानी का कोई तालाब हो, उसके पास की 6-8 फीट दूर की मिट्टी होती है। उसको कम से कम 6-8 फीट गहरा खोदा जाता है। उसके बाद जो मिट्टी निकलती है उसको निकालते हैं और छन्नी से छानते हैं। उसके बाद जो मिट्टी पाउडर वाली बच जाती है, उसको भी फिर 3-4 दिन, हफ्ते भर धूप में सुखाते हैं। उसके बाद उसको शरीर लगाया था। ये मड बात होता है, मिट्टी स्नान बोलते हैं इसको। आपने नेचुरोपैथी सेंटर में बहुत देखा होगा ये। इसके क्या बेनिफिट्स? और धूप मड भाई, इसके तो सबसे बेनिफिट हैं। जो पानी में हमारी बॉडी में प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए। अब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में सबको पता है। विटामिन के बारे में कम लोगों को पता है, जबकि विटामिन पूरी बॉडी को, प्रोटीन को, फैट को एब्जॉर्ब करने में, बॉडी को रेगुलेट करने में उसकी मदद करते हैं। लेकिन मिनरल्स के बारे में कोई बात नहीं करता। एक मिट्टी, हमारी बॉडी को 19 मिनरल्स होते हैं मिट्टी में। आयरन, कैल्शियम और फॉस्फोरस, कॉपर, जिंक, सेलेनियम और भी बहुत सारे 19 होते हैं टोटल मतलब। और ये सिर्फ 2 चीज़ों में मिलते हैं, एक आपके मिट्टी में और एक गाय के मूत्र में। ये कुदरत ने दिया हमें। तो आप पुराने किसान होते हैं ना, मिट्टी में हल चलाते थे, खेती करते थे, दिन भर मिट्टी में, सारे मिनरल मिल जाते थे। तो जो चीज़ हम आज इतनी तपस्या कर रहे हैं लेने के लिए, वो पुराने ज़माने में लोगों को कुदरती मिल जाती थी। दिन भर धूप में हल चलाते तो विटामिन डी मिल गया, है ना। मिट्टी में दिन भर हल जोत रहे हैं तो पूरी बॉडी में मिनरल पूरे हो गए, उनको खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी।
तो बॉडी में 19 मिनरल होते हैं जो मड बात जो करते हैं ना, बॉडी पूरी बॉडी में मिट्टी लगाते हैं, ये जो नेचुरोपैथी में कहते हैं, पूरी बॉडी में मिनरल्स हमारी बॉडी एब्जॉर्व करती है। हमारी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, आपको पता है ना, बॉडी पसीना निकलता है जहाँ से, तो वो एब्जॉर्व करती है उसको। तो ये मड बात का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपकी बॉडी में मिनरल्स पूरे हो जाते हैं। और मिनरल्स पूरे का मतलब है आपकी बॉडी शाइन मारेगी। आपने कहा इतने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गए, लेडीज़ हैं वो पपाया फेशियल, ये फेशियल, वो फेशियल, लेकिन खाएंगी नहीं उसको। जबकि फ्रूट और वेजिटेबल खा लेना, चेहरा भाई ऐसे दमकता है। हैबिट फॉलो करोगे ना तो शरीर रिएक्ट करता है, तो उसको रिएक्ट करने देना उसको, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये कोई आपके साथ नहीं, मेरे साथ कई सारे ऐसा होगा, जैसे धूप में वो सनबर्न हो जाता है, स्किन काली हो जाती है। धूप में रहने का भी तरीका होता है। अगर आप सर्दियों में धूप में रह रहे हो तो सुबह 11 बजे से 3 बजे तक बैठो धूप में। अगर आप गर्मियों में रह रहे हो तो सुबह 7 से 10 बस, यानी कि दोपहरी दिन में 12-1 बज रहा है, आप धूप में बैठ रहे हो। भाई बात को समझना थोड़ा, मैं इस बात को क्लियर करना भूल गया। धूप में जो बैठना है आपको वो मौसम के हिसाब से बैठना है। अगर आप गर्मी में बैठ रहे हो तो सुबह जल्दी धूप आ जाती है, हल्की धूप में बैठना है आपको, यानी कि दिन में 12-1 बजे कड़ाके की धूप पड़ रही है और आप धूप में बैठ के, भाई भैया ने बोला है। सर्दियों में टेम्परेचर बहुत लो होता है, आप तेज धूप में भी बैठ सकते हो। तो डिपेंड करता है आपकी बॉडी कितनी कनेक्ट कर रही है उससे, ठीक है। तो जो आप कह रहे हो ना कि ये हो जाता है वो हो जाता है, वो होता है शुरू में, उसको होने दो आप, लेकिन थोड़े दिन बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। वो कई चीज़ों से हो जाता है, कई बार कई का दवाई, क्योंकि देखो जब किसी का कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, तो आदमी दवाइयाँ खाता है। जितनी भी दवाइयाँ हम लोग एलोपैथी में इस्तेमाल कर रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ केमिकल, कुछ ना कुछ स्टेरॉइड मिलाए रहते हैं, तो बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। जैसे कई लोग टाइफाइड की दवाइयाँ खाते हैं तो उससे बाल झड़ते हैं या स्किन में कुछ दिक्कत तो आता है, वो स्टेरॉइड होते हैं सब में। अच्छा भाई, एक ये अगला है BCAA क्या है कि भैया आप तो इतनी बड़ी जगह पे हो, हमें सप्लीमेंट, कई तरह के लालच भी देते हैं, भैया आपको रीबॉक के जूते दे देंगे, आपको दे देंगे, वो दे देंगे। लेकिन मैंने अपने 17 साल में जेन्युइनली ईमानदारी से काम किया है। आज भी मैंने आपसे किसी तरह कोई बात करी, सिर्फ आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि कैसे आप अपनी बॉडी को लॉन्ग टर्म तक फिट रख सकते हो। अगर इन बातों को फॉलो करोगे ना, आज से 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी मेरी बातों को याद करोगे कि अरे भैया जिम में आया था, उन्होंने ये चीज़ बताई थी, आज भी फ़ायदा हो रहा है इससे। क्योंकि मेरे पास आज आते हैं ना, अब 17 साल हो गए, तो जिनको मैंने उतने साल पहले था, आज भी उनके मैसेज फ़ोन आते हैं, तो अच्छा लगता है। तो इन हैबिट्स को अगर आपने इंप्रूव कर लिया, आपकी बॉडी को बिल्ड होने से और उससे भी ज़्यादा फिट होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि पहले फिट बनो, बॉडी तो बाद में बनेगी। तो अगला लेता हूँ मैं, किसी का भाई सवाल हो तो बताना। ये एक ये है, मसल इम्बैलेंस कैसे ठीक करूँ। होता है कि किसी के साथ है कोई, किसी की एक चेस्ट छोटी एक चेस्ट बड़ी, हाँ, किसी के साथ है प्रॉब्लम ये। भाई ये बहुतों के साथ प्रॉब्लम होती है, लेकिन पहले मैं बताना चाहूँगा प्रॉब्लम होती क्यों है। देखो हम में से कुछ लोग राइट हैंडेड होते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं। हम में से सब में कोई ना कोई राइट हैंडेड हो, कोई लेफ्ट हैंडेड है। तो होता क्या है, जो जिस हाथ में मजबूती होती है बचपन से हमारे, यानी कोई राइट हैंडेड है तो कोई भी काम राइट हैंड से करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो हाथ आपका स्ट्रांग हो जाता है अपने आप ही। को लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट स्ट्रांग होगा। तो वही चीज़ जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो चीज़ आती है एक्सरसाइज में। लेकिन यहाँ पे फ़र्क कब आता है, देखो मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी। मैं क्या करता था, जब मेरा राइट हैंड था, मैं राइट हैंडेड हूँ, तो राइट हैंड से अगर मैंने 10 किलो का डंबल लिया हुआ है तो इससे तो मैं 20 रिपीटेशन कर लेता था, लेकिन इससे करता तो 12-13 में ही अटक जाता था। ठीक, अब होता क्या है, कई होगा 19-20 का फ़र्क होता है, यानी इससे 20 के तो इससे 18 उतना चलता है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, यानी कि इधर 12 इधर 20, इतना डिफरेंस होता है, या 10-20 का, वहाँ पे दिक्कत आती है। उसको ठीक करने की फिर ज़रूरत है। और मैंने कम से कम अभी तक नहीं तो कम से कम 20-25 लोगों का ऐसे ठीक किया है जिनमें मसल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम थी। और जब ऐसा होता है तो वो मसल में भी दिखता है। भाई इधर ज़्यादा ताकत लगा तो इधर की मसल ज़्यादा बनेगी ऑब्वियसली, इधर की चेस्ट ज़्यादा दिखेगी। और 19-20 का फ़र्क होता ही होता है, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फ़र्क अगर ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं मसल इम्बैलेंस। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, देखो इसे बहुत ध्यान से देखना भाई। जिनको प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आप में से किसी ना हो, लेकिन जिनके साथ हो उनको आप बता सकते हो कम से कम कि हाँ भाई हमारे भाई ने बताया इसका जेन्युइन तरीका कैसे ठीक हो सकता है। देखो हम जब एक्सरसाइज करते हैं, हम 2 तरह की मूवमेंट करते हैं। एक मूवमेंट को बोला जाता है यूनिलैटरल और एक मूवमेंट को बोला जाता है बाईलेटरल। बाईलेटरल यूनिलैटरल मूवमेंट क्या होती है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। यूनिलैटरल मूवमेंट का मतलब होता है एक तरफा मूवमेंट। जैसे आप कंसंट्रेशन करते हो, कॉन्सेंट्रेशन, या सिंगल हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन करते हो आप, तो इसको बोलते हैं यूनिलैटरल मूवमेंट, यानी एक तरफा मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हमने बार लिया लंबा और
बाइसेप्स कर रहे हैं, तो ये हो गया कि बाइलेटरल मूवमेंट। तो आपको क्या करना है, जब आप यूनिलेटरल मूवमेंट कर रहे हैं, जो लेफ्ट हैंडेड है, जिनका लेफ्ट हैंड वीक है, यानी कि राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंड वीक है, उनको क्या करना है, जब सेट मारेंगे तो उनको ये वाला फॉर्मूला लगना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट। इसमें आपको वही फॉर्मूला रखना है जो आप रूटीन लाइफ में भी करते हो। जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर वो मैथ्स में वीक है तो वो क्या करेगा, मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा पढ़ेगा, ठीक है, उसका ट्यूशन भी लगवाएगा, और वो 2 घंटे पढ़ रहा तो 6 घंटे पढ़ेगा। तो वही आपको इसमें भी करना है। आपको जब यूनिलेटरल मूवमेंट करनी है, यानी कि अगर आप ट्राइसेप्स कर रहे हैं, सिंगल हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन, तो आपको लेफ्ट से पहले करना है, राइट से करना है, फिर लेफ्ट से करना है, तब आपको सेट फिनिश करना है। समझ गए? और जो राइट हैंडेड हैं उनको राइट लेफ्ट राइट। आपको यूनिलैटरल मूवमेंट पे ध्यान देना है, आपको लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट राइट, उस पर जिससे आपने स्टार्ट किया उसी से फिनिश करना है, फिर आपको ब्रेक लेना है, उसके बाद करना है। अब एक आता बाइलेटरल मूवमेंट, एक सेकंड, बाइलेटरल मूवमेंट भी आपकी 3 तरीके से होती हैं। 3 तरीके से कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक बाइलेटरल मूवमेंट तो मैंने आपको बताया, आपने बारबेल ली, दोनों तरफ वेट लगाया और आप बार कर रहे हैं, या मिलिट्री प्रेस कर रहे हैं शोल्डर के लिए, ठीक है, तो ये आपकी बाइलेटरल मूवमेंट हो गई। लेकिन दूसरी बाइलेटरल मूवमेंट होती है सेपरेट वेट, यानी कर तो आप बाइसेप्स रहे हैं लेकिन दोनों हाथों में अलग अलग डंबल है, यानी पूरे 10 किलो की प्लेट ना लगा के आपने 10 किलो के डंबल ले लिए, आप एक साथ कर रहे हैं। तो आपको बाइलेटरल मूवमेंट का सिस्टम चेंज कर देना है, क्योंकि जब आप एक लंबी बार से एक्सरसाइज करते हो तो हमारा क्या होता है, जब हम रिपीटेशन एक लेवल के बाद, जैसे कोई 10 रिपीटेशन ले रहा है, 10 से 11 12 पे जाएगा, तो हमारा जो वीक हैंड होता है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड होता है, उसको ऑटोमेटिक सपोर्ट करने लग जाता है। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग हाथ है वो आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जो वीक है वो और वीक हो जाएगा, ठीक। और एक होता है डबल मूवमेंट, एक होता है ऑल्टरनेट मूवमेंट। तो आपको जो 3 मूवमेंट हैं उनमें जो ऊपर वाली मूवमेंट है, यानी कि जो बार वाली एक्सरसाइज है, वो आपको कम से कम 3 से 4 महीने तक नहीं करनी मूवमेंट। तो आपको जो, अगर आप 5 एक्सरसाइज करते हैं एक दिन में किसी भी मसल्स की, तो 3 एक्सरसाइज आपको उसमें यूनिलैटरल करनी है, 2 बाइलेटरल करनी है, लेकिन सेपरेट वेट से। अगर आप शोल्डर प्रेस भी कर रहे हैं तो आप बार से ना करके डंबल से करें, तो उससे क्या होगा, 10 किलो प्रेशर यहाँ भी है, 10 किलो प्रेशर यहाँ भी है। लेकिन अगर आप बार से करेंगे तो आपका क्या होगा, 12 किलो इधर रह जाएगा, 8 किलो इधर रह जाएगा, ऑटोमेटिक। आप नहीं भी चाहेंगे तो भी हो जाएगा। तो आपको जो यूनिलैटरल मूवमेंट है उसमें ध्यान रखना है। अब हम पूरी बॉडी बिल्डिंग के अंदर से 2 ही मूवमेंट करते हैं, यूनिलैटरल बाइलेटरल। कुछ पूछना चाह रहे थे आप? जो आपने हैंड का सीक्वेंस बताया था, उसका ऑर्डर क्या है? जो हम डोमिनेंट हैंड जो है हमारा, उसके जो ऑपोजिट हैंड है उससे एक सेट एक्स्ट्रा मारना है, उससे जहाँ पे आपने स्टार्ट किया वहीं से फिनिश करना है। जैसे आपका लेफ्ट वीक है तो आप लेफ्ट से पहले स्टार्ट करोगे, राइट से करोगे, फिर लेफ्ट से करोगे, तब छोड़ोगे, उसके बाद ब्रेक लोगे, वो एक सेट होगा आपका। भाई क्लियर हो गया? मसल इम्बैलेंस कैसे ठीक करते हैं? सिर्फ 2 बदलाव करने हैं आपको, कितना आसान है। लेकिन लड़के क्या करते हैं, फाउंडेशन अपनी स्ट्रांग नहीं करते, क्योंकि फाउंडेशन, अगर आपको पहले ही पता चल गया कि आपका एक्सरसाइज में इतना डिफरेंस है, जब आप जिम करते हैं तो पता चल जाता है ना कि आपका कौन सा हाथ वीक है, कितना वीक है, पता चल जाता है स्टार्ट करते ही। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी पे एक्सरसाइज करते हैं, बाइलेटरल मूवमेंट करते चले जाते हैं, तो वो फिर बढ़ता रहता। जितना ये पुराना होगा उतना ज़्यादा इसको मुश्किल हो जाएगा ठीक करना। हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। अगर आप में से कुछ लोग बिगिनर हैं, किसी के साथ ये प्रॉब्लम है कि एक हाथ से रिपीटेशन बहुत कम लगते हैं और एक हाथ से ज़्यादा लगते हैं, तो इससे क्या होता है, अगर हम ये नहीं करते, जब भी हमको यूनिलैटरल मूवमेंट करते हैं तो हम राइट से पहले करते हैं, ये हमारी आदत होती है, हमारे स्ट्रॉन्ग हैंड सब पहले करते हैं। अब इसे 20 कर लिए, इसे 12 पे अटक गए, तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया, जो वीक है वो और वीक हो गया, तो इससे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो आपको ये फॉर्मूला रखना है और ये रखना है। और किसी का कोई, भाई इसमें कोई सवाल तो नहीं है किसी का? मसल इम्बैलेंस को कैसे ठीक करें? अच्छा, ये भी बहुत मैंने देखा है, ये वो सारे वो सवाल है जो मेरे सामने सबसे ज़्यादा आए थे अभी इतने सालों में। बॉडी बनाने के लिए महंगी डाइट लेनी पड़ती है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, ये बहुत बड़ा है। कहीं भी कोच में जाओ भाई, पैसा डालना पड़ेगा बॉडी में, बिना पैसों काम नहीं चलेगा। बोलते नहीं बोलते, सुना किसी ने? बहुत गलत है। देखो, बॉडी बनाने के लिए हर चीज़ की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी और चीज़ों की है। जैसे आप वो लेते हो आलमंड्स, बादाम आगे अभी तो फिलहाल सस्ते हो गए, 600 रुपये किलो, 700 रुपये किलो चल रहे हैं, ठीक है, 700 मान लो। लेकिन वहीं आपकी मूंगफली, ये आपकी 80 रुपये 100 रुपये किलो मिल जाती है, और प्रोटीन मूंगफली में ज़्यादा है, बादाम से भी ज़्यादा। बादाम में इतना प्रोटीन नहीं है जितना मूंगफली में। बादाम में आपके 21 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में, इसमें 25 ग्राम प्रोटीन होता है। देखो कितना बड़ा कन्फ्यूजन है। लोग आदमी महंगी डाइट, जैसे अब मैं बोलूँगा किसी को विटामिन सी लेना है, क्योंकि विटामिन सी लोगे तो आयरन एब्जॉर्ब होगा, आयरन एब्जॉर्ब होगा तो आपकी बॉडी का स्टैमिना बढ़ेगा,
एंड्योरेंस बढ़ेगी। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि विटामिन सी आपको संतरे से मिलेगा, जो महंगी फ्रूट है। आप आंवले से ले लो, नींबू से ले लो। मतलब ये इल्यूज़न है टोटल। ये किस लिए इल्यूज़न पैदा क्यों किया जाता है? ताकि वो हमारा सामान खरीदे। तो भाई यहाँ ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही गलत इल्यूज़न है कि बॉडी बनाने के लिए महंगी डाइट लीजिए। अब सस्ती से सस्ती डाइट, दालें कितनी सस्ती आती हैं, आप भिगा के खाओ। जब मैं अपनी जिम करता था बहुत साल पहले, तो मुझे चने होते हैं ना, काले चने, उनको भिगा के खाता था इतने। एक दिन चने, एक दिन सोयाबीन, एक दिन मूंग दाल। मूंग दाल और फ़ायदेमंद है। मूंग दाल में 24 ग्राम प्रोटीन है, प्लस फॉलिक एसिड है, 24 ग्राम प्लस 100 ग्राम पर 100 ग्राम में। सोयाबीन में 52 ग्राम प्रोटीन है, अगर आप उसकी बड़ियाँ खाते हो, बड़ियाँ। अगर सोयाबीन की दाल खाते हो तो 43 ग्राम प्रोटीन। सोयाबीन के लिए वो भी है कि जो सोयाबीन होता है वो जैसे हमारे में टेस्टोस्टेरोन होता है, तो लेडीज़ में प्रोजेस्टेरोन वो एक्टिवेट करता है वो। सही कह रहे हो आप, मैन बूब्स आते हैं, सही कह रहे हो, तो ये लिमिटेड खाओ तो अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। देखो भाई, जैसे जो मेल हार्मोन होता है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल हार्मोन होता है उसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, ठीक। लेकिन हमारे अंदर भी फीमेल हार्मोन होता है थोड़ी क्वांटिटी में। ऐसी फीमेल में भी मेल हार्मोन होता है। आपका जवाब कि आपका जो सोयाबीन है उसमें आपने सही सुना है, लेकिन वो कब होता है? जब आप सुबह सोयाबीन, दिन में सोयाबीन, रात को सोयाबीन, अगले दिन फिर सोयाबीन, उसके बाद फिर सोयाबीन। आप अति कर दो उसकी। अगर आप लिमिटेड सोयाबीन खाते हो कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया मैं कैसे खाता था, एक दिन चने, एक दिन सोयाबीन, एक दिन मूंग दाल। यानी कि डाइट को ना रोटेट करना बहुत ज़रूरी है। एक ही तरह की डाइट कभी मत लो, ना एक ही तरह की एक्सरसाइज करो। ये जो 30 लेवल है ना एक्सरसाइज के, इसका मतलब ही यही है। आप एक ही तरह की एक्सरसाइज करते हो, बॉडी टाइप्ड हो जाती है, वहीं बॉडी की ग्रोथ आपकी रुक जाती है ऐसी डाइट में। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, सब में अलग अलग क्वांटिटी में वो मिलते हैं। क्योंकि प्रोटीन तो एक है, लेकिन वो बॉडी के अंदर कौन सा अमीनो एसिड बना रहा है ये आप नहीं जानते। तो आपको जो प्रोटीन की जो सोर्सेज हैं वो आपको बदलते रहने चाहिए। एक ही सोर्स से कभी प्रोटीन मत लो, बदलते रहो उनको। कभी किसी को बढ़ा दो। जैसे आप अंडे ले रहे हो, एक अंडे में आपका 5.5 ग्राम होता है, 4 अंडों में 22 ग्राम हो गया। कभी अंडे 2 कर दो, दूध को आधा लीटर ले 1 लीटर कर दो। जो 100 ml दूध होता है उसमें 3.1 ग्राम प्रोटीन होता है। आधा लीटर भी ले लिया तो 15.5 ग्राम प्रोटीन हो गया। आपका 70 ग्राम प्रोटीन यूँ पूरा कर दूंगा मैं। दूध कौन सा यूज़ करना चाहिए? वो आपके डिपेंड के हिसाब से। अगर आप, हाँ, तो सब में सेम है प्रोटीन? नहीं, भैंस के दूध में थोड़ा ज़्यादा है, 3.3 ग्राम के आसपास। पैकेट के दूध लेते। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया, सुनो भाई सुनो, एक एवरेज वेट 70 किलो मान के चलता हूँ मैं, ठीक है भाई। एक 70 किलो वेट मान के चलता हूँ एवरेज, और 1 किलो वेट पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो मैं 70 ग्राम प्रोटीन आपको यूँ पूरा कर दूंगा। ये टोन्ड जो मिल्क होता है, हाँ, इसमें इतना ही होता है प्रोटीन? इतना, इसमें इतना ही होता है। 3.1 जो मिलता है। देखो, आप खाने पीने की चीज़ें देखते हो, उसमें हर चीज़ लिखी होती है। आप दूध का पैकेट लोगे ना, सब चीज़ लिखा होगा उसमें, कैलोरी का लिखा होगा। वो जो फैक्ट्स लिखे होते हैं वो ये तो भाई गवर्नमेंट का रूल है ना। अगर फैक्ट्स नहीं लिखोगे, जैसे आप चिप्स लोगे, चिप्स भी लेते हो आप, उसमें भी सब लिखा रहता है कि इसमें कितना है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कैसे पता लगाते हैं कि इसमें कितनी कैलोरी है? ये तो सबसे बड़ा रोल है। कैसे पता लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ भाई। मैं कोई भी सवाल मन में लेके मत जाओ, साहब जी पूछ के जाओ, आज चाहे कितना टाइम हो जाए यहाँ पे। देखो, एक होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, एक होता है हमारा फैट, एक होता है प्रोटीन, ठीक है। जो 1 ग्राम, भाई ध्यान से सुनो, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 4 कैलोरी होती है। 1 ग्राम जो फैट होता है उसमें 9 कैलोरी होती है, और 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है उसमें 4 कैलोरी होती है। अब जिसमें जो जितना है उतना उससे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया कैलोरी। किस में कितनी कैलोरी? अगर किसी में अगर आपने 12 ग्राम कार्ब है तो 12 चौक 48 कैलोरी होगी। किसी में 2 ग्राम फैट है तो जो फैट होता है इसमें प्रोटीन और कार्ब से डबल होता है। लेकिन इन तीनों का काम अलग अलग होता है। जो कार्बोहाइड्रेट का काम होता है और फैट का काम होता है, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट का जो काम होता है वो होता है शरीर को एनर्जी देना, ताकत देना। फैट का काम होता है शरीर को गर्मी देना। एनर्जी भी देती है लेकिन गर्मी देना काम होता है। आपने देखा होगा जितनी फैट वाली चीज़ें होती है वो ठंड में हम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारी बॉडी अपना भी डिमांड करती है। ये फेस पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, अगर आप गर्मियों में खाओगे तो, लेकिन ठंड में खाओगे तो सही रहता है। ऐसे जो प्रोटीन का काम होता है ये होता है रिकवरी का। आपने एक्सरसाइज करी, आपने मसल के टिश्यू को तोड़ा, वो रिकवर होंगे जितना फास्ट होगा। और हमारी बॉडी, जैसे मैंने पहले बोला, भगवान ने हमारी बॉडी में सब चीज़ें इतने सही तरीके से बनाई है कि हर चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट जहाँ होती है वो अपने आप पहुँच जाता है। जैसे आज आपने अपनी बाइसेप्स को ट्रेन किया, आप जो भी प्रोटीन लोगे वो सबसे पहले काम कहाँ करेगा? बाइसेप्स पे, जहाँ पे ज़रूरत हुई, जहाँ पे मसल के टिश्यू को तोड़ा आपने थाई की आज,
ठीक है, हमने थाई को ट्रेन किया तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ हुई तो यहाँ अपने आप पूरा करेगा। इसीलिए जिस बॉडी पार्ट की आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे वो बॉडी डेवलप ही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ आपने रिक्वायरमेंट ही पैदा नहीं की। जैसे कि मान लो एक आदमी जिम नहीं कर रहा, वो सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन लेता रहा, तो बॉडी बनेगी? उन्होंने ट्रेन ही नहीं किया ना मसल को, तो हमारी जो ऑटोमेटिक सिस्टम है बॉडी का वो वहाँ काम ही नहीं करेगा। वो सारा आपके लिवर में जाके स्टोर होगा, किडनी फिल्टर नहीं कर पाए किडनी। सप्लीमेंट खाने से किडनी फेलियर का सबसे बड़ा खतरा है। मेरे पे कम से कम 10 न्यूज़ कटिंग्स हैं पड़ी हुई डॉक्टरों की रिसर्च की। ये जो प्रोटीन हम यूज़ करते हैं, जो प्रोटीन आप सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं वो है तो आर्टिफिशियल है ना भाई। जैसे मैंने आपको जूस का एग्जांपल बताया, आप जो जूस दे रहे हो, आप सप्लीमेंट आज खरीद रहे हो, ठीक है, फॉर द एग्जांपल, ठीक, आपने सप्लीमेंट लिया, पहली बात तो आपको ये नहीं पता कि वो असली है नकली, आप कहीं से ले लो, मैं गारंटी कर रहा हूँ कोई नहीं बता सकता उसको असली है कि नकली। कोई कहता है जैसे उसमें बारकोड है, बारकोड स्कैन करो, कुछ भी कर लो आप। जीएसटी में देते हैं फिर, क्योंकि मेरे भैया वो वेयर हाउस में काम करते थे मुर्गी, तो वहाँ उनके यहाँ सप्लीमेंट्स ही आते बाहर से, तो वो देते थे, तो वो तो यही बोलते थे चैनल ने यूएसए से आता है, सीधा तो वो यूज़ किए मैंने। मैं तो भाई ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हो, ठीक, तो उसे नेचुरल इस्तेमाल करो। अननेचुरल, आप, मैंने आपको क्या बोला, अगर आप आम चाहिए, आम का पेड़ हो तो आम मिलेगा। मैं सिंपल सा आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चीज़ें आप पोटेशियम होता है, शायद फैट का ठंड लगती है भाई को सर्दियों में। हाँ, उनको बता दो दिया मैंने, ठंड का उससे कोई लेना देना नहीं है। हीमोग्लोबिन के ब्लड में कुछ कमी उससे भी होता है इससे? हीमोग्लोबिन उन्हीं के कम निकलता है जो चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ये ज़्यादा पीते हैं और जिनकी वाटर हैबिट जो है सही नहीं होती। वाटर हैबिट आप फॉलो कर रहे हो सारी? तीनों वही ना, तीनों फॉलो करो। खाने वाली करते हैं। मैंने आपको सिंपल सी एक बात बोली, सबसे पहले इसीलिए वही चीज़ बताई जो कॉमन है, जो सबको करनी है। यानी कि किसी का टारगेट कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम चल रही हो या आगे चल के होगी ही नहीं, आपको क्या करना है, कुल मिला के जो खाए वो शरीर में लगे। मेन वाटर का ही रोल है ना यार वाटर का रोल होगा कैसे नहीं, पानी आपकी बॉडी 70% है। वाटर का सबसे ज़्यादा रोल है वो। आप कोई चीज़ अगर आपकी बॉडी में 70% है, उसको आप इग्नोर कर दोगे तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि फिट हो जाओगे आप? सिंपल सी बात है। 5 लीटर पानी पीना है 70 बॉडी वेट के हिसाब से। हाँ, बॉडी वेट के साथ। और खाने से पहले नहीं, बाद में 2 घंटे बाद में। खाने से 40 मिनट पहले पीना है इंटेंशनली। उसका भी रीज़न बताता हूँ। जब आप खाना खाते, मेरी जो पहली वीडियो है ना, जब यूट्यूब चैनल आप देखोगे, उसमें सबसे पहली वीडियो मैंने इसी पे डाली है, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आप बेस मजबूत कर दिया ना आपने, तो बिल्डिंग आप कितनी ऊंची खड़ी कर लो, वाली बात है। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो वाटर हैबिट, जो फूड हैबिट है, ये आपका बेस है। पहली हैबिट मेरी वाटर हैबिट के ऊपर है, दूसरी मेरी फूड हैबिट के ऊपर है, इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग ही वहाँ से करी। तो जब आप वाटर हैबिट जब आप 40 मिनट पहले पीते हो, अब मैंने आपको बताया यहाँ पे एक फूड पाइप होता है, एसोफेगस कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब हम खाना खाते हैं, हम खाना कहाँ तक खाते हैं, गले तक तो खाते हैं, इसके बाद तो अपने आप ही वो नीचे जाता है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ ल्यूब्रिकेसी, मतलब चिकनाहट होती है थोड़ी, जिसके, हाँ, उससे क्या होता है, वो चिकनाहट से नीचे ले जाता है। अब ये चिकनाहट को मेंटेन करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। देखो, आपने खाना खाया, खाते खाते आपका गला लग गया, गला लगते आप क्या करते हो, फिर सही हो जाता है। तो उसके लिए पानी ज़रूरत होता है। अगर आपने 40 मिनट पहले पानी पिया हुआ है तो गारंटीड आपका खाना खाने के बीच में गला नहीं लगेगा। कई लोग कहते हैं ना गला लग जाए तो क्या करें सर, मैं गला लगेगा ही नहीं, बशर्ते कि आप खाना खाने के बीच में आपको बहुत बोलने की आदत ना हो। आप बोलते हो तो गला वैसे फंस जाए, वो अलग बात है। खाना खाने के बीच में नहीं पीना ये, और एक सुबह पानी पीना है, और सुबह पानी पीना है 4 गिलास गरम। आपको गर्म पानी की पीने का भी लॉजिक है। देखो, हमारी बॉडी में 2 तरह के टॉक्सिन्स होते हैं, एक लूज टॉक्सिन्स और एक हार्ड टॉक्सिन्स। जो लूज टॉक्सिन्स, अपने कभी किसी के अपने जब किसी को स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? नहीं, बियर तो पीनी नहीं चाहिए, ये तो लोगों ने अपने हिसाब से बना रखा है। वो डॉक्टरों का सहारा ले लेते हैं लोग, जैसे डॉक्टर ने कहते हैं यार 2 पैक रोज पियो, हेल्दी होता है कहते हैं, लेकिन इसकी जो है पूरी जड़ किसी ने नहीं पढ़ी। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक ऊपर की मोटी हेडिंग होती है, एक पूरी खबर होती है, तो ये सिर्फ ऊपरी खबर पढ़ते हैं, 2 पैक पीना सेहत के लिए फ़ायदेमंद, ऐसे लिखते हैं, लेकिन पूरी कहानी कोई नहीं पढ़ता। अब वो 2 पैक भी कौन से होते हैं, 1 तो पटियाले पैक होते हैं, ठीक है, और उसके साथ जो ढेर सारा सामान खा जाते हैं वो अलग है। वो 2 पैक का मतलब है 30 ml के 2 पैक और सीधा 2 पैक, उसके बाद कुछ खाना नहीं है तो फ़ायदा करेगा। लेकिन उसका ढेर सारा चिकन मटन और ये ढेर सारा मूंगफली नमकीन और ये सब, वो इतना माल चले जाता है तो वो और नाश मार देता है उसका। तो जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो ना तो उसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन हम लोगों की आदत होती है अपने तरफ से अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है, जो हमारा एम है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एक्सरसाइज सिलेक्शन कैसे करें?
टारगेट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कैसे करें, जैसे मुझे लीन मसल गेन करना है तो उसके लिए मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज का सेट चूज कर सकता हूँ, मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज अपने रूटीन में लानी चाहिए। एक्सरसाइज तो जैसे सब नॉर्मल चलते हैं, मैं आपको बता ना लेवल वाइज लेवल आपको आगे बढ़ना है। तो मुझे बाकी लेवल के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं नहीं, आप कुछ ना वेट करोगे, मैं कुछ तो मैं आपको बता ही दूंगा। स्टार्टिंग है तो आप बता ही रहूँगा, स्टार्टिंग है तो आपको ये जो स्टार्टिंग है धीरे धीरे लेवल वाइज लेवल आगे बढ़ोगे ना भाई, गारंटी कर रहा हूँ लेवल को जब आप सीख जाओगे ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाएगा। क्योंकि वो लेवल ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में अभी बहुत कम ट्रेनर ऐसे हैं जो सारे लेवल जानते हैं और कराते हैं। और जैसे ये बीपी वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए बताते हैं कि वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए। बीपी के लिए? बीपी जैसे अभी मेरे फ्रेंड उसको बात करो, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हाँ। तो ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है तो उसके लिए बोलते हैं कि वेट लिफ्टिंग करो। तो भाई कुल मिला के क्या होता है ना, आपको अपने जब आपके बीपी की प्रॉब्लम आती है या कहीं भी प्रॉब्लम आती है, पूरी बॉडी को कंट्रोल क्या करता है? हमारा ब्लड। पैर की एड़ी से लेके माथे तक पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है हमारा इस वक्त, ठीक है। इसको ध्यान रखना होता है, एल्कलाइन रखना होता है बस। आपको ना तो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना हार्ट में प्रॉब्लम, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसको एल्कलाइन रखने का सिर्फ एक तरीका है कि एल्कलाइन चीज़ें ज़्यादा खाओ, चीज़ों को चबा कर खाओ। वो सारी हैबिट वहीं पे ही हैं सारी। मेरा कहने का मतलब क्या, अगर आपने वो हैबिट फॉलो कर ली ना, ज़िंदगी में हार्ट, बीपी, शुगर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये सब चीज़ों का सवाल मतलब जवाब सबका एक ही है, आपको बॉडी को बिल्ड करना है। फिट रहने का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको कह रहा हैबिट फॉलो करो, फिट रहने का मतलब क्या है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही तो फिटनेस है। मोटे पतले से कोई मोटे पतले से थोड़ी मतलब है इससे। मोटे पतले होने का मैंने अलग बताया आपको, कैलोरी बन। घुटनों में आवाज़ आ रही है, घुटनों में आवाज़ आ रही है तो भाई धूप में बैठो। घुटनों में आवाज़ आने का मतलब है कि बॉडी में विटामिन डी, कैल्शियम का लेवल कम है। एक टाइम पे कितना दूध में जो चूना होता है, खाने वाला चूना, घुटने में किसी और की आवाज़ तो नहीं आती। घुटनों में किसी की भी आवाज़ आती है, जो खाने वाला चूना होता है ना, उसे गेहूं के दाने के बराबर, इतना मतलब बहुत थोड़ा गेहूं का दाना देखा ना आपने, उतना चूना खाना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। उसे दाल के साथ, दही के साथ, सब्जी के साथ वो मिला के खाओ और धूप में बैठो, और धूप में बैठो, सब सही हो जाएगा। घुटने की आवाज़ परमानेंट हो जाए। 1 महीना करके देखो, फिर बताना मुझे फ़ोन पे। जिस चीज़ को फ़ायदा होगा बताना भाई फ़ोन पे। शीन पेन के लिए भी यूज़ करते हैं शायद उसको, है ना? किसके? शीन पेन होता है। तो तुम्हारे यहाँ क्यों हो रहा है पेन भाई? नहीं शीन पेन रनिंग करते हैं तो। भाई देखो, रनिंग करने का मतलब ये है, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, बॉडी को प्रॉपर वार्म अप करें, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें। देखो हमारा जॉइंट है, ये एंकल का जॉइंट है, घुटने का जॉइंट है, कमर का जॉइंट है, शोल्डर का जॉइंट है, कोहनी का जॉइंट है, रिस्ट का जॉइंट है, गर्दन का जॉइंट है। सारे जॉइंट को अगर आप प्रॉपर स्ट्रेच करके करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वही चूना खाओ, हल्दी खाओ। चूना चूना अच्छा भाई एक बात बताओ, चूना खाओ, उसमें वही जैसे बताया गेहूं के दाने के बराबर, दही के साथ, दाल के साथ, सब्जी के साथ। वो खाते रहो, वो नुकसान थोड़ी उससे, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। जितनी भी गांठें होती हैं ना, चूना उसका सबसे बेस्ट हल है। ये सारी चीज़ होती है कैल्शियम की कमी से। और जो हाँ, वो आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाओगे, आप बोलो खाने वाला चूना दे दो बस। और ये बॉडी में जगह जगह पे गांठ पड़ जाती है। हाँ हाँ, सिर्फ चूना खाओ। हाँ, जो स्वागत की प्रक्रिया के और चूना कई लोग, जैसे इन्होंने पूछा ना, कब तक खाना है, जैसे इन्होंने पूछा कब तक खाना है, कोई लिमिट नहीं है, खाते रहो। चूना कैल्शियम है, खाते रहो, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी।